जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज साजिद कपाड़िया वंस अगेन। वेलकम टू रिवीजन सेशन डे 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर दिसंबर 25 अटेंड। पिछले रिवीजन सेशन 1 के अंदर हमने टीओसी को ओवरऑल रिवाइज किया था और मैंने एक सवाल कराया था। सवाल था मार्च जून 25 का, जिसमें हमने गायबाना जो है सेल साइकिल को भी टच किया था और हमने परचेज साइकिल को भी टच किया था और हमने हल्का सा पेरोल साइकिल को भी टच किया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी, जो कि पेरोल साइकिल पे सवाल बहुत सारे बनते हैं और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हर टाइम में सवाल आ रहा होता है पेलोड साइकिल के ऊपर। ठीक है, इन द सवाल कैन बी टफ एज वेल। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम डे 2 में ऐसा करें कि हम पेलोड साइकिल को तरीके से एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लें और फिर मैं आपको उसके 2 सवाल कराऊं और तीसरा सवाल जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। याद रखिएगा, टीओसी की अगर आप कोई 2 साइकिल भी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो तीसरी या चौथी साइकिल जो अगर मैं कवर नहीं भी कर रहा तो आप उसको उसी तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं और आपको उसका ड्राफ्टिंग का तरीकेकार भी आ जाएगा। याद रखिएगा वंस अगेन, बिफोर वी स्टार्ट दिस, AA F8 का जो पेपर है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर अटेम्प्ट में लाजमी आ रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये बात मैंने डे 1 पर भी बताई थी, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बातें बार बार आपको बतानी पड़ती हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे। क्या करें भाई, ठीक है जी। टीओसी हमेशा आता है, कंपलसरी सवाल एक तरह का। रिस्क एंड रिस्पॉन्स कंपलसरी सवाल हमेशा आता है। सब्सटेंटिव सदाबहार टॉपिक है, 20 नंबर से लेके 25 से लेके 30 से लेके 35 नंबर तक का सवाल आता है। कोड ऑफ एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये वो टॉपिक्स हैं जो सेक्शन बी में अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो ये तकरीबन आपके पेपर का समझें 50 से लेके और 60-65 नंबर तक कवर कर जाता है। फिर आपके पास ओटीज हैं और मैंने ये भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो टॉपिक सेक्शन बी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंटिव, वो दोबारा उसी अटेम्प्ट में सेक्शन ए में भी एग्जामिन हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आ रहा है ओटीज के अंदर तो सेक्शन बी में भी आ रहा होगा। ठीक है जी। कोड ऑफ एथिक्स, अगर सेक्शन बी पर उस पर 5 नंबर का सवाल है कि जी बताएं सेल्फ इंटरेस्ट की एग्जांपल दें या सेल्फ रिव्यू की एग्जांपल दें या व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ एथिक्स और एची से कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताएं, जहां आपने वो 5 बातें बतानी आईपॉक। तो कहने का मकसद है कि अगर सेक्शन बी में आ रहा है तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो सेक्शन ए में नहीं आएगा। इसका मतलब है हो सकता है एक ही टॉपिक को आप सेक्शन ए में भी फेस करें और आप उसको सेक्शन बी के अंदर भी फेस करें। लेट स्टार्ट। ठीक है जी, ये मैंने प्रियम्बल सेट कर दिया, कुछ बातें मैंने कर दी हैं जो एज ए टीचर टीचिंग फॉर द लास्ट 22-23 मेरी ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं। लेट स्टार्ट। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? कंफर्म करेंगे हाँ या ना। बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, मज़ा जी सर। उस वक्त आएगा जब आप मेरा साथ देंगे भरपूर तरीके से। ठीक है, और कोशिश करेंगे जो आपके दोस्त यार उनको बता देंगे भाई ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, सो दैट दे कैन ज्वाइन। उस्मान, हम पहले हम पेरोल साइकिल को रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आप एक काम करें, एट द काउंट ऑफ 3 जो है वो आप ये सारे जो डब्बे बने हुए हैं इनको जरा एक बार पढ़ दें जी। उस्मान, 1 2 3 स्टार्ट। Payroll cycle. Number one, hiring process of an organization. Number two, training of employee (BOC). Number three, daily attendance and recording of daily hours. Number four, recording and approval of overtime hours. Number five, calculation of monthly salaries. And number six, approval of monthly salary slash payroll sheet. Number seven, preparation of monthly pay slip. Number eight, disbursement of monthly salary via cash, via bank. Number nine, annual appraisal, increment, bonus, and promotion. Number 10, notification of joiners and leaver during the year. General payroll point for scenario based question. ठीक है, जर्नल पॉइंट ये रहा भाई, ये आखिर में आ रहे हैं जर्नल पॉइंट। ये वही हैंड आउट है जो मैंने पिछले सेशन में आपको दिखाया था और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया था जी। जरा पढ़ लें भाई जर्नल पॉइंट्स ऑन पे रोल साइकिल जी। स्टार्ट। Number one, there must be segregation of duty between HR and payroll department. It reduces the risk of setting up fictitious employees and reduce the risk of paying incorrect salaries. ठीक है। There, number two, there must be pre-printed form which with HR department for all new employees. Number three, all input into standing data slash master record or input should be done by senior personnel or authorized personnel. ठीक है, Number four, there must be exception report एक्सेप्शन reporting in रिपोर्टिंग the जी। there must be exception reporting in the case of any change in payroll master record. Number five, any hiring in the organization, either permanent or contractual staff, must be done by HR only. Number six, department must not be on leave at same time. Number seven,
In case of annual leaves, proper delegation must be done to fellow colleagues or subordinates. Number 8, there must be segregation of duties at all levels in both HR and payroll department. Number 9, when approving payroll payments, breakup should be reviewed rather than reviewing total lump sum amount. ठीक है जी। जी हजरत, ये हमने 9 पॉइंट्स कवर किए। अब थोड़ी सी बात का आगाज करता हूँ, और मैं बात का आगाज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, पेरोल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चूंकि टाइम आपको पता है हमेशा शॉर्ट होता है, और हम कोशिश करके 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में इसको रैप अप करते हैं, ताकि लोग बोर ना हो जाए। होता ये कि 1.5 घंटे बाद ना लोग कटना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तमाम लोगों को एंगेज करूँ और इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि पूरा आखिर तक लोग हमें ज्वाइन करके रखे ना। ठीक है जी, और कोई छोड़ के ना जाए। अच्छा देखें, जब हम बात करते हैं ना पेरोल की, तो अगर मैं थोड़ा सा प्रीएम्बल सेट करूं और मेरी जरा कहानी सुन लें। अगर आप एक बंदे को आपने हायर किया, अच्छा एचआर का एक और फंक्शन है पेरोल। पेरोल की ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है। पेरोल ऑल्सो रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस, क्योंकि उसमें सैलरी वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है। एंड सिमिलरली पेरोल ऑल्सो रिपोर्ट्स टू एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, बंदे की हायरिंग हो जाती है। बंदे की हायरिंग के बाद आप उसका आईडी कार्ड बनाते हैं, उसको आप रूल्स बता देंगे जी आपने सुबह कार्ड स्वैप करना है। जैसे ही आप सुबह कार्ड स्वैप करेंगे, टाइम इन करेंगे, तो आपके आवर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 9, 9, 3, 9, 2, 9, 4 आप कार्ड स्वैप कर रहे हैं, शाम में आप कार्ड टाइम आउट कर रहे हैं। टाइम इन टाइम आउट, कार्ड इन कार्ड आउट। ठीक है, कि जब टाइम इन टाइम आउट कर रहे हैं, ये सारे घंटे रिकॉर्ड हो रहे हैं पेरोल के अंदर, और ये पेरोल में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जब आप टाइम इन टाइम आउट करते हैं तो ये जो घंटे हैं ये पेरोल के डेटाबेस में जा रहे हैं। यानी जो मशीन लगी हुई टाइम मशीन, इसके जरिए पेरोल को ये पता चल रहा है कि आपने पूरे महीने में कितने घंटे काम किया। इन ऑब्वियसली जब मैं कहूँ ना कि पेरोल को पता है, इसका मतलब है कि पूरे एचआर को पता है, क्योंकि पेरोल जो है ना एचआर का ही फंक्शन है। ठीक है, पेरोल की ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंस को भी रिपोर्ट करता है और ओवरऑल एचआर को भी रिपोर्ट करता है। बहरहाल अब जो टाइम इन टाइम आउट है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कार्ड दिखाता हूँ आपको, ये मैं कार्ड स्वैप कर रहा हूँ, ये मैं कार्ड स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद तो मौजूद नहीं हूँ, और मैं अपना कार्ड किसी और को दे दूं, मेरे दोस्तों को दे दूं मैं, वो सुबह पहुंच गए सीमिस पाकिस्तान और मेरे वहां पे कार्ड स्वैप कर दिया। हम 3 4 दोस्त हलवा पूड़ी खाने गए हैं बादराबाद, और हमारे कार्ड वहां पे स्वैप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा ब्रीच ऑफ कंट्रोल हो गया। इसका मतलब है कि भाई जब तक कि वहां पर कैमरा लगा हुआ नहीं है, और वो कैमरा ये शनाख्त नहीं कर रहा कि जी साजिद है, कि उस्मान है, कि जावेद है, कि नगीन है, कि वानिया है, कि अब्दुल शाह है, या आइना जो भी हैं, ये तो ब्रीच है। ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल होगा भाई, कि कार्ड किसी और का है और बंदा जो स्वैप कर रहा है वो कोई और है। अब इसके कंट्रोल्स होने चाहिए भाई। तो ये एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी बात, अगर आप सुबह काम कर रहे हैं 9 से 5, ठीक है सुनिएगा बात, फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर। अगर मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं 9 से 5, या लेट से आपके दफ्तर के टाइम है 9 से 6, तो 9 से 6 में आपके रिकॉर्ड होंगे नॉर्मल आवर्स, और 6 के बाद आपके रिकॉर्ड होंगे ओवर टाइम के आवर्स। ऐसे ही है भाई, जरा माइक वेक अपना ऑन करें ताकि आप हाँ या ना कर सकें। जी सर। 6 के बाद आपके रिकॉर्ड होंगे यस ओवर सर। टाइम आवर्स। अब सवाल ये कि जब मिसाल के तौर पे जनवरी खत्म होगा, तो जनवरी के जितने मैंने घंटे ओवर टाइम काम किए हैं, वो सारे जो ओवर टाइम के घंटे हैं वो जनवरी की सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन पहले अप्रूव होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी ओवर टाइम के घंटों की पेमेंट पहले हो गई और ओवर टाइम की जो अप्रूवल है वो बाद में हुई है। यहाँ तो बहुत बड़ा रिस्क है कि एक बंदे ने ओवर टाइम काम ही नहीं किया है, एक बंदे ने ओवर टाइम के घंटे प्रॉपर काम ही नहीं किया, वो ऑथराइज ही नहीं है, और आपने पेमेंट पहले कर दी और अप्रूवल आप बाद में कर रहे हैं, या उसके घंटों की चेकिंग बाद में हो रही है। ये बहुत बड़ा जो है ना वो मसला हो सकता है। नंबर 2 जो मसला आता है, बहुत सारी कंपनीज में आप जब लंच ब्रेक लेते डाइन इन डाइन आउट, तो होता ये कि जी मिसाल के तौर पे दफ्तर में लंच का टाइम है लेट से 2 से 3। अब लोग जी 12:30 बजे से निकले गए, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और वापस आ रहे हैं 3, 3:30, 4 बजे के बाद आसपास। तो बहुत सारे सवालात में आपको ये मिलेगा कि जी जब कंपनी में आप सुबह कार्ड पंच करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज में एक्स्ट्रा कंट्रोल ये दिया हुआ है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल है कि जब आप लंच ब्रेक पे जाएंगे तो भी आप कार्ड दोबारा स्वैप करेंगे, ताकि कंपनी को पता चले कि आपने लंच ब्रेक कितना लिया हुआ है। समझ आ रही बात? ये पहले मैं आपको दिमाग चला रहा हूँ कि आपको समझ आए कि हाउ दिस साइकिल वर्क्स। देखिए ना, लोग कहाँ कहाँ मिस यूज करते हैं कंपनी को। दफ्तर का टाइम 9 बजे का, आप 9:30 बजे आ रहे हैं, जाने का टाइम 6 बजे का, आप 5:45 निकल लिए, लंच का जो ब्रेक है वो 1 घंटे का, आपने 2 2 घंटे का लंच ब्रेक लिया हुआ है। तो इसी पर सवाल बना हुआ होता है। दूसरा, जो आपकी मंथली सैलरी है, जब वो मंथली सैलरी सिस्टम कैलकुलेट करता है, तो बेशक ऑरेकल लगा हुआ है, बेशक आपके पास सैप लगा हुआ है, सवाल में नॉर्मल लिखता है जी सिस्टम कैलकुलेटेड है, लिहाजा किसी ह्यूमन को उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। भाई वो जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो इंसान का बनाया हुआ है, वो गलती कर सकता है।
आपका कंट्रोल ये होना चाहिए कि भाई बेशक ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कोई सैंपल बेस के ऊपर सैलरीज को मैनुअल चेक कर ले कि कहीं वो जो ग्रॉस और नेट पे की वर्किंग है उसमें कहीं भंड तो नहीं है, जो टैक्स कट रहा है वो सही कट रहा है, और जो अमाउंट डिडक्ट हो रही है वो क्या वो सही डिडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है जी। विद दिस एक काम करें जी, उस्मान पढ़े थे आप? जी सर। उस्मान आप पढ़े नंबर 3 से जरा जी। बस ये 5-6 मिनट लगेंगे, मैं डायरेक्ट आपको सवाल पे ले आऊंगा, लेकिन अगर ये पढ़ लेंगे ना तो सवाल पढ़ने का बहुत मजा आएगा। आप बोलेंगे सर पेरोल तो मसला ही कोई नहीं है। आप ये नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं होगा, लॉजिक ही नहीं है आपको, तो आपको आसान सवाल ही भाई मुश्किल लगेगा, और जब सवाल मुश्किल होगा तो फिर ड्राफ्टिंग भी मुश्किल लगेगी आपको जी। नंबर 3 से जरा पढ़ ले उस्मान जी। Number three, daily attendance and record of daily hours. Number one, process of time in, clock in or clock out, time out to record daily hours work on the basis of which monthly remuneration will be computed by payroll department. These hours are recorded by time management system ठीक है। uh, TMS. Con- Control in this एम्प्लॉय स्वैप area. कार्ड, एम्प्लॉय स्वैप कार्ड, कार्ड स्वैप करते हैं। कुछ जगहों पर कार्ड स्वैप होता है, कुछ जगहों पर बायोमेट्रिक्स है जहाँ थंब इम्प्रेशन है, रेटिना स्कैनर है, और कुछ जगहों पर कीपैड लगा हुआ है जहाँ पासवर्ड डालते हैं। मल्टीपल तरीकों से टाइम इन करते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, डिपेंड करता है कि कंट्रोल्स क्या है। द सिंपलेस्ट कंट्रोल कुड बी स्वैपिंग द कार्ड। द सिंपलेस्ट कंट्रोल कुड बी कि मैं कार्ड मशीन के पास लेके जा रहा हूँ और वो उसको स्कैन कर रहा है, और जब वो कार्ड जैसी स्कैन करेगा तो मेरी स्क्रीन पर तस्वीर भी आएगी, मेरा आईडी कार्ड, मेरा जो आईडी है एम्प्लॉय आईडी वो भी आएगा, मेरा डिपार्टमेंट भी आएगा, और साथ में लिखा हुआ आएगा जी 9:05। इसका मतलब है कंपनी के रिकॉर्ड में आ गया कि साजिद साहब ने 9:05 पे ज्वाइन कर लिया है और वो दफ्तर में आ गए हैं। आगे चलो। Control in this area, this clock in and out process should be supervised either by CCTV camera or by a responsible official. That is physical control. ठीक है। Number two, overtime hour work on daily monthly sheet. Overtime hours work on daily monthly basis should be recorded separately by TMS. Number two, lunch break slash एक dine काम करें, out break. इसको एक मिनट, ओवर टाइम जी सर। आवर्स वर्कड ऑन डेली या मंथली यूं कर दें, डेली स्लैश मंथली बेसिस। ठीक है, आगे चले। ठीक है। Lunch break slash dine out break to be recorded and must be supervised by the department or department. ठीक है। Number three, attendance system should mark attendance of one person at a time. That is, one person should not be able to mark attendance more than one time. हाँ, This मैंने अपना भी attendance, कार्ड स्वैप कर दिया, मेरी अटेंडेंस भी मार्क कर दी, और मैंने साथ में 4 बंदों की अटेंडेंस और लगवा दी। भाई ये कैसा कंट्रोल है? अगर मैं दफ्तर में आया हूं तो मैं उस्मान की अटेंडेंस कैसे मार्क कर रहा हूँ? उस्मान के बाद जेब में थद्दा काटूंगा और वो सारे डिपार्टमेंट के बंदों के कार्ड जो है स्वैप कर रहा है, हालांकि बंदा एक ही मौजूद है, लेकिन वो कई लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत मरतबा ना वो फिजिकल कंट्रोल लगा होता है, जब बंदा गार्ड खड़ा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, आप गए, आपने थंब इम्प्रेशन किया, वो बंदा देख रहा है कि जी इनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, अब आप आगे चले आएंगे। इसका मतलब है फिजिकल कंट्रोल आपने ऐसे लगाए हुए हैं कि एक बंदा एक वक्त में अपनी ही अटेंडेंस मार्क कर सकता है, वो किसी और की अटेंडेंस मार्क नहीं कर नहीं कर सकता, सकते. नहीं करना चाहिए। आगे चले भाई। This attendance could be marked either by swiping card or via biometric, that is, thumb impression, etc. Control in this area, CCTV cameras, physical supervision, or built-in control in the TMS. Recording and approval of overtime hours. ठीक है। Overtime overtime hours can be either be in इन कैश, cash or taken as day off. देखें डिपेंड करता है Number कंपनी की पॉलिसी क्या है। कंपनी की पॉलिसी है कि जी अगर आप चाहें तो मिसाल के तौर पे आपके जो ओवर टाइम घंटे बनते हैं वो बनते हैं 50। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी की पॉलिसी, या तो आप 50 घंटों का बराबर पेमेंट ले लें जो आपने ओवर टाइम काम किया, या 50 घंटों के बराबर के जो दिन बनते हैं वो दिन छुट्टी ले लें आप। मेरी बात समझे, आपने ओवर टाइम काम किया 50 घंटे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 50 घंटों की पेमेंट ले लें ओवर टाइम, या आप उतने दिन की इक्विवेलेंट जो दिनों की छुट्टियां बनती हैं वो डेज ऑफ ले लें। ये सवाल में दिया हुआ होगा, आगे चलें। Number one, monthly slash weekly overtime hours must be reviewed and approved by immediate supervisor or manager to ensure only authorized are paid बिल्कुल for. सही। Number two, overtime rates slash perk must be approved by a responsible official. क्या Number मतलब three, है ओवर टाइम num- रेट ऑफ पॉक्स का? क्या मतलब है? ओ भाई नॉर्मल आवर्स, मिसाल के तौर पे जो नॉर्मल आवर्स आप काम करते हैं 9 से 6, उसके उसके लेट से आपको मिलते हैं 1,000 रुपये घंटा, मिसाल दे रहा हूँ मैं। और कंपनी की पॉलिसी के जो ओवर टाइम आप काम करते हैं, जो आप 6 बजे के बाद ओवर टाइम करते हैं, लेट से उसका रेट है लेट से 2,000 रुपये।
या कोई और बेनिफिट है, लंच वगैरह डिनर वगैरह मिलता है, या आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है, तो इस तरह का कोई भी पर्क है तो वो इंश्योर करना है कंपनी ने कि जो ओवर टाइम के पर्क्स हैं वो ही एम्प्लॉय को दिए जाएं, ना कम ना ज्यादा। आगे चलें। Number three, monthly salary should be incorporate the monthly overtime calculated. मंथली Number सैलरी शुड four, बी इनकॉर्पोरेटेड, ये होगा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मंथली ओवर टाइम कैलकुलेटेड। रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, मंथली सैलरी शुड, इनको बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मंथली सैलरी जो आपको मिलेगी, जो आपको जनवरी की सैलरी फेब में मिलेगी फर्स्ट वीक के अंदर, वो कह रहा है मंथली सैलरी शुड इनकॉर्पोरेट द मंथली ओवर टाइम कैलकुलेटेड। इसका मतलब है जनवरी में जो आपने 40 घंटे का ओवर टाइम काम किया है, अगर तो आपने जनवरी के महीने में 40 घंटे का ओवर टाइम किया है, तो जब आपको जनवरी की सैलरी मिलेगी तो उस जनवरी की सैलरी के साथ आपको जनवरी का ओवर टाइम भी पे कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो किसी ने अप्रूव कर yeah, दिया हो। okay. ऑथोराइज घंटे होने चाहिए, वो घंटे क्या होने चाहिए? ऑथोराइज। Authorize. आगे चलें जी। Number four, all overtime hours should be authorized by a responsible official prior to being paid by जी, payroll department. प्रायर पहले, प्रायर टू बीइंग पेड बाय द पेरोल डिपार्टमेंट। जरा रिस्क पढ़ लें भाई, इस पूरी कहानी का रिस्क पढ़ Yes, लें भाई। there is a risk that company would be paying for hour not worked or hours not approved, resulting in excessive payroll cost for the company. हाँ, सिंपल सी बात है ना। बंदे ने घंटे काम नहीं किया, आप उसको सैलरी पे कर रहे हैं। उसने ओवर टाइम के घंटे जो काम किए भाई, वो घंटों की जरूरत ही नहीं थी। वो दफ्तर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, वो दफ्तर में बैठ के कॉल पे लगा हुआ, अल्लाह माफ करे है जी। ना वो फोन रख रहा है, ना वो फोन रख रही है जी, लगे हुए अल्लाह माफ करे। इसका मतलब है भाई, ये कौन से घंटे हैं? ये तो अनऑथोराइज आवर्स हैं। इसका मतलब है अगर कंपनी ऐसे ओवर टाइम बांटने लगी और अमाउंट पे करने लगी, तो मुझे बताएं पेरोल कॉस्ट का क्या होगा? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। दर बढ़ जाएगी ना, नुकसान है कंपनी का। आगे चलें जी। बिल्कुल। 5 and 6, calculation and approval of monthly salary. Number one, payroll system automatically calculate monthly salary at the end of the month, and this system-based calculation must be recalculated on sample basis by authorized personnel to ensure that calculation is correctly and accurately performed by the system. Number ठीक है, two, monthly salary sheet must be approved by authorized personnel from payroll department. ठीक है। अच्छा, एक बात याद Uh, रखिए कि जो पेरोल डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी मल्टीपल लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी प्रॉपर सेग्रीगेशन। एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। याद है ना, हमने पिछले yes, सेशन के अंदर ये देखा था। एक बंदा कैश रिसीव भी कर रहा है, वही बंदा लॉकर में रख रहा है, वही जो है ना बैंक रिकॉर्ड बना रहा है, वही जमा करा रहा है, सारे काम वही कर रहा है। बैंक रिकॉर्ड भी वही बना रहा है, बैंक कैश बुक की पोस्टिंग भी वही कर रहा है, और सेल डे बुक में भी वही रिकॉर्ड कर रहा है। भाई ये नहीं हो सकता, सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता। अगर ये ऐसा होने लगेगा भाई, तो क्या रिस्क है भाई? खतरनाक हो जाएगा lack of मामला, अपना खतरनाक हो जाएगा। segregation. रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। आगे चलो भाई। अच्छा जी, Yes. रिस्क पढ़ लें भाई। Uh, there is a risk that incorrect salary will be processed, resulting in demotivation for employees. आप देखें ना, पेरोल कॉस्ट के भंड के दो अंजाम होंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको जब हम सवाल करेंगे। मैंने बताया था आपको, जब आप टीओसी में लिखते हैं ना वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन, तो आपको पता है कि उसका एक नंबर है। वीकनेस वीकनेस पूरी समझाने का एक नंबर है, जिसके जिसके दो ब्रेकअप हैं। 0.5 मार्क इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, याद है भाई दोस्तों? एंड पॉइंट Yeah. फाइव मार्क इज फॉर द इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड Qualitative. क्वालिटेटिव। कंपनी की पेरोल कॉस्ट गलत प्रोसेस हो जाएगी, ये क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट है। अगर एम्प्लॉय को सैलरी गलत चली गई, अगर एम्प्लॉय को सैलरी गलत चली गई, वो नाराज हो जाएगा, उसकी हट जाएगी, एंग्री हो जाएगा, हम्म। और उसका जो लेवल है मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगा भाई? वो कम हो जाएगा। ये कौन सा इम्पैक्ट है? ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये Qualitative. क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है। जबरदस्त जी, आगे चलें। ठीक है जी। Yeah. क्वालिटेटिव। Number seven, जी, preparation for of monthly salary pay slip. पे Number स्लिप्स। one, monthly salary pay slip should always be system generated. That is, it must not be handwritten. हाँ Payslip number two, payslip are very confidential and must not be disclosed to anyone. हाँ, अगर भाई पे स्लिप लोग हाथ से लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने चार जानने वालों की सैलरी बढ़ा देंगे, और जिनसे आपका फड्डा है, जिनसे आपका 21 का आंकड़ा है, उनकी आप सैलरी कम कर देंगे, तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। पे स्लिप मस्ट ऑलवेज बी सिस्टम जेनरेटेड। हाँ, अगर कोई सैलरी कैश में डिसबर्स हो रही है, उसके कंट्रोल आगे दिए हुए हैं भाई जी। जरा पढ़ ले नंबर 8।
Disbursement of salaries via cash. Cash salary are the most risky and therefore must be taken care of. Number two, cash disbursement must be supervised and there must be strong physical control over cash. Such disbursement must not be made on weekend or late evening. ठीक Number है। three, undistributed slash unclaimed wages must be kept in secure location, that is safe box or vault room अच्छा अच्छा, via एक मिनट bank रुक जाइएगा transfer. हजरत, एक मिनट रुकिएगा जरा। पूरी क्लास माशाल्लाह जितने बच्चे सुन रहे हो, जहाँ 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 ये रिकॉर्डिंग जाएगी, जरा दो तीन पॉइंट ना मेरे सुनने पेरोल के हवाले से। जब आप सैलरी डिसबर्स करते हैं कैश में, क्या कहा मैंने? जब आप कैश सैलरी जी डिसबर्स सैलरी करते हैं कैश में, कैश में। सवाल में लिखा हुआ है आप सैलरी बांटते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, कोई मसला नहीं है, अपेरेंटली कोई रिस्क नहीं है। आप सैलरी ये बांटते हैं आफ्टरनून शिफ्ट में, अपेरेंटली कोई मसला नहीं है। जी। जी भाई कुछ कह रहे हैं? जी। मैं रिपीट करता हूँ जी। मैं ये कह रहा था, मदर डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में तो अपेरेंटली को मसला नहीं है। अगर आप सैलरी बांट रहे हैं आफ्टरनून शिफ्ट में, अपेरेंटली को मसला नहीं है। सवाल में लिखा हुआ है आप सैलरी डिसबर्स कर रहे हैं वीकेंड के ऊपर या लेट इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अब मसला ये है कि अगर आप 6 लाख रुपए लेके आए हैं, या 6 लाख इंडियन करेंसी लेके आए हुए हैं, या 6 लाख पाउंड है, डॉलर है, जो भी आपकी करेंसी है जो आपने बांटने हैं आज, चाहे वो 6 लाख पाक पाक रुपीज हैं जो आज मैंने लोगों को बांटने हैं। कुछ बच्चे सैलरी क्लेम करने आए, कुछ एम्प्लॉय सैलरी क्लेम करने आए, कुछ लोग क्लेम करने नहीं आए। ऐसा हो सकता है ना भाई, छुट्टी पर थे वो, बिल्कुल। या आज वो नहीं आ सके। अब सवाल ये है कि अगर वो सैलरी क्लेम करने नहीं आए और जी लेट इवनिंग हो चुकी, बैंक तो बंद है, इसका मतलब है जो पैसा बच गया है वो पैसा आपको कंपनी के किसी सेफ डिपॉजिट बॉक्स में या वॉल्ट रूम में रखना पड़ेगा। अगर तो प्रॉपर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं हुआ है तो ये रिस्क ऑफ थेफ्ट है, कैश चोरी हो जाएगा। और अगर तो वीकेंड है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब 2 दिन यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने जुम्मे को डिसबर्स किया है और जो पैसा जुम्मे को नहीं बटा बच गया, जो लोग क्लेम करने नहीं आए, उनकी सैलरी कैश में हफ्ते को भी और इतवार को कंपनी में पड़ी रही। हाँ या ना, जवाब दो। हम्म, बिल्कुल ऐसे इसका है। मतलब अगर मुखबरी हो गई, अगर किसी को पता चल गया जी कंपनी में इतने लाखों रुपए का कैश पड़ा हुआ है, तो वंस अगेन रिस्क ऑफ थेफ्ट क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल भी होने चाहिए। और अगर मिसाल इस अगर मैं सवाल की बात करूं कि वो सवाल में लिखा हुआ है जी कंट्रोल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बंदा सैलरी कैश में बांट रहा है वो खुद जूनियर बंदा है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप कंट्रोल लगाएं, इसके ऊपर सर पे कैमरा लगा दें आप। इस तरह कराची और लाहौर, इस्लामाबाद के और दुनिया के तमाम जितने आपके बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, केयरफुल ले लें आप, शाज ले लें, चेज ले लें, इम्तियाज़ ले लें, और जो भी दुनिया के ब्रांड्स हैं, आप नोट करें जो लोग कैश में डील करते हैं उनके सर पे कैमरा लगा हुआ होता है, गौर कीजिएगा आप। तो या तो कैमरा लगा हुआ हो, अगर कैमरा लगा हुआ नहीं है तो जो बंदा जूनियर बंदा कैश बांट रहा है उसके ऊपर सीनियर बंदा मौजूद हो जो उस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा। कुछ समझ आया भाई? जी सर। ठीक है जी। हजरात सब लोग मेरे साथ हैं, बोर तो नहीं हो रहे भाई? जी। देखिए मैं असल में क्या कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपको सवाल पे लाऊं, मैं जरा ना इंजन गर्म कर रहा हूं थोड़ा सा। एक तरीका था कि मैं डायरेक्ट सवाल पे लेके आ जाऊं और मैं बम्बार्टमेंट शुरू कर दूं। मैंने कहा यार बच्चों ने फरमाइश की, बहुत सारे खास तौर पे जो हमारे लाहौर इस्लामाबाद के बच्चे थे, कि सर हमने प्रॉपर ही कवर नहीं किया हुआ, आप जरा पे रोल का ना प्रॉपर कवर कर लें। हालांकि आज भी मैं पे रोल पर मैंने जो है ना वो मैं स्पीड में चल रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल क्लास का बताऊं तो पे रोल साइकिल को प्रॉपर कवर करने में लगते हैं 3-4 घंटे। मैं तरीके से पढ़ाता हूं, फिर मैं आता हूं सवाल के ऊपर। आपको पता है वेबिनार है, एग्जाम में टाइम कम है, आप माशाल्लाह बिजी लोग हैं, आप जेंजी हैं, आपके पास दुनिया के 50 काम है भाई। तो मैं ज़रा स्पीड में पूरे पूरे पेरोल को जो है वो क्विकली रिकैप करो ताकि जब सवाल भी आए तो आपको सवाल पढ़ के मज़ा है और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बहरहाल आप एंड में कमेंट कर दीजिएगा। अब आ जाए जी बैंक ट्रांसफर में क्या होगा जी, ई ट्रांसफर जी पढ़े। Bank transfer, e-transfer. Number one, bank transfer listing should be authorized by authorized personnel. Number two, salaries paid via bank transfer should be reviewed in detail and agree to the payroll records prior to being authorized for bank payments. Number nine, ठीक है, ये annual जो पॉइंट है agreements. ये मैं भी सवाल के जरिए कवर करूंगा। इसको जरा पार्किंग लॉट में डाल दें। ये जो वाया बैंक ट्रांसफर है इसको मैंने कल भी कवर किया था, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखें ना ये नीचे, ये देखें ना आप, ये पिछली क्लास का है। जी सही है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसी को समझा दूं आपको, इसी एग्जाम्पल को रख के, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। जी सर। ठीक है जी, सुने जी।
मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए, वो एम्प्लॉय की पेरोल लिस्ट बनाते हैं। ए की सैलरी, बी की सैलरी, सी की सैलरी, डी की सैलरी, और भाई ई की सैलरी, ठीक है जी। ये शीट बनती है और ये अप्रूव होती है, और इस पर एक साहब और ऑथराइजेशन देते हैं, और फिर ये जाती है मिस्टर बी के पास, जो पेरोल डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है। मसला ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सज्जनों, कि ये जो मिस्टर बी हैं पेरोल डिपार्टमेंट के हेड, इनके पास दो चीज़ें हैं, ये इनके पास दो दो पावर हैं, बल्कि तीन पावर है। एक तो ये पेरोल शीट में बंदा एडलेस कर सकते हैं। दूसरा, इनके पास जो पेरोल का सॉफ्टवेयर है, कि क्या क्या काम है इन्हें पेरोल का, सॉफ्टवेयर। ये उसको भी एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टैंडिंग डाटा में खेल सकते हैं ये। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मास्टर रिकॉर्ड और स्टैंडिंग डाटा क्या होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मैं बहरहाल इसको एक बार दोबारा 5 सेकंड में टच कर लूंगा। इसका मतलब है अगर मैं मिस्टर बी हूं, तो मैं इस पेरोल शीट के अंदर जो यहां से आई है, ये वाली जो शीट आई है, मैं इसमें बंदे प्लस भी कर रहा हूं, बंदे माइनस भी कर रहा हूं, और मैं सॉफ्टवेयर में जाके चेंज भी कर सकता हूं। और मजे की बात सुने, मैं ही वो बंदा हूं जो बैंक को ईमेल कर रहा है कि भाई इन बंदों की सैलरी प्रोसेस कर दो। क्या जुमला कहा, सैलरी प्रोसेस सर, कर दो। कर दो। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं, तो मैं बड़े प्यार मोहब्बत से तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मैं फ्रॉड कर सकता हूं, क्योंकि सारी पावर जो है वो किसके पास है, सारी पावर जो मिस्टर है वो बी। मेरे पास है। इसका मतलब है मैं ही पेरोल के सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर रहा हूं, प्लस माइनस कर रहा हूं, और मैं ही वो बंदा हूं जो मैं बैंक को, जो सैलरी की ट्रांसफर लिस्टिंग है, मैं ही बैंक को अप्रूवल दे रहा हूं कि भाई आप इन बंदों की सैलरी को प्रोसेस। कर दो। सर फिर फ्रॉड तो बनता है ना, फिर फ्रॉड तो बनता है। क्या होना चाहिए भाई, होना ये चाहिए भाई कि अगर मिस्टर बी के पास ये पावर है, अगर मिस्टर बी के पास ये पावर है कि वो पेरोल शीट में एट द टाइम ऑफ अप्रूवल बंदे एडलेस कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को ऑडिट कर सकते हैं, तो भाई फिर कोई तीसरा बंदा हो, क्या कहा मैंने, कोई ये तीसरा बंदा है। कोई तीसरा बंदा हो जो बैंक ट्रांसफर लिस्टिंग या बैंक को जो पेमेंट की इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर वो कोई तीसरा बंदा हो। इट कुड बी डायरेक्टर फाइनेंस, इट कुड बी एचआर डायरेक्टर, इट कुड बी एनी अदर इंडिपेंडेंट पर्सन, ताकि वो जो रिस्क ऑफ फ्रॉड अपरेंटली नजर आ रहा है, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड यहां पर मिनिमाइज हो जाए। ये पॉइंट था भाई। आप जरा दोबारा पढ़ लें, ये वाला पॉइंट था, ये वाला। नंबर टू, salary paid via bank transfer should be reviewed in detail and agree to the payroll records prior to being authorized for bank payments. ठीक है जी, आगे Number चलें। nine, annual increment slash bonus and promotions. Number one, annual increment slash bonus and promotion must be approved by department head, HR department, and board of directors. ठीक Number है। two, these must be communicated to payroll department on timely basis and formally so that increase in salaries are uh, plus BODs. अच्छा, इस पे मैं 2 मिनट का जरा कमेंट कर दूं आपको। ये जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है भाई, ये सालाना होता है, और साल के आखिर में जो है ये सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। दो काम होते हैं, दो तीन काम होते हैं। एनुअल अप्रेजल होती है, अप्रेजल की बेस पे आपका इंक्रीमेंट लगता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ने को इंक्रीमेंट बोलते हैं। या तो आपका प्रमोशन होगा, पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, अब आप मैनेजर बन गए, प्लस अगर आपने केपीआईज मीट कर लिए, प्लस अगर आपने अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआईज जो साल के शुरू में आपको बताए गए थे कि ये आपके टारगेट्स हैं, अगर वो आपने अचीव कर लिए, तो आपको एक्स अमाउंट का बोनस भी दिया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये लवाजमात एम्प्लॉय को दिए गए हैं, ये डिपार्टमेंट का हेड भी अप्रूव करेगा, ये एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो भी अप्रूव करेगा, और ये इवेंचुअली बीओडी के पास भी जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, देखें, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था स्टार्ट में कि ये सारे मामला जो एचआर में हो रहे हैं, उसके साथ एक पेरोल का फंक्शन भी है आपके पास, ऐसा ही है भाई, बताया था मैंने ये। बिल्कुल। बल्कि रुके, मैं अगर डायग्राम के जरूर को समझाऊं, जरा जरा देखिएगा भाई, प्लीज स्क्रीन देखिएगा। सपोज करें ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है दोस्तों, इसी का एक फंक्शन है भाई पेरोल, ठीक है जी। एक नन्ना मुन्ना फंक्शन है पेरोल, और ये पेरोल फंक्शन जो है ये फाइनेंस का भी पार्ट है, मैंने बताया था आपको, इसकी ड्यूल रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि यहां पर होती है सैलरी प्रोसेसिंग, सैलरीज आर प्रोसेस्ड, सैलरीज आर प्रोसेस्ड, ठीक है जी, लिख देता हूं सही करके, सैलरीज आर प्रोसेस, ठीक है जी। अब ये जो एचआर वालों ने कई लोगों का जो इंक्रीमेंट लगाया है,
और ये जो एचआर डिपार्टमेंट से और बीओडी से जो ये अप्रूवल आई है कि जी बंदों की सैलरी बढ़ा दें, और कई बंदों का डेजिग्नेशन चेंज हो गया, दे आर प्रमोटेड नाउ, तो भाई somebody has to inform whom, किसने किसको पेरोल बताना है? डिपार्टमेंट, जी एचआर ने पेरोल भाई को। आपने, हाँ बिल्कुल, रेलिवेंट रेलिवेंट एचआर के बंदों ने, पेरोल को फॉर्मली बताना है। किस तरह बताना भाई? फॉर्मली। फॉर्मली। सर ये व्हाट्सएप नहीं होगा, ये चलते फिरते नहीं बता सकते ईमेल। आप कि यार वो 4 बंदों की सैलरी मैंने बढ़ा दी है, 2 बंदे निकाल दिए, 3 बंदे मैंने ऐड कर दिए, और हाँ वो जो आमिर है ना उसका हमने बोनस भी अप्रूव कर दिया। नहीं भाई, दिस इज नॉट द वे। पेरोल डिपार्टमेंट को फॉर्मली बताया जाएगा, ताकि अब जो अगली सैलरी प्रोसेस होगी वो रिवाइज सैलरी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉर्मली नहीं बताया गया, टाइम पर नहीं बताया गया, तो पेरोल वाले सैलरी प्रोसेस तो करेंगे लेकिन वो सैलरी गलत हो जाएगी। बात समझे, अपने ऊपर रख के सोचें आप। अगर आपको इंक्रीमेंट मिलना था, अगर आपको इंक्रीमेंट मिलना था और आपको पता है कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, और अगर ना मिले तो कैसी फीलिंग आएगी भाई? बताओ जरा। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? पूरा। बुरा लगेगा। आपको पता है कि मुझे इस बार सैलरी में 5 लाख का बोनस मिलने वाला है, और वो आपको नहीं मिला क्योंकि किसी ने एचआर को, किसी ने पेरोल को बताया ही नहीं, तो आपकी अड़ी जाएगी ना भाई। और मिसाल के तौर पे बिल्कुल। इसी तरह एक और मसला है, सुन लें, बात से बात चलती है। सपोज करें जनवरी का महीना है, जनवरी में 3 नए बंदों ने ज्वाइन किया, 3 न्यू एम्प्लॉइज, और एक को हमने फायर कर दिया। भाई ये भी तो किसी ने बताना है, किसको? पेरोल को। वरना क्या होगा? जो 3 नए बंदे हैं उनकी सैलरी आएगी नहीं, और जिसको निकाल दिया उसकी सैलरी आ जाएगी। वंस अगेन, अगर मैं इस पूरे पॉइंट का, अगर मैं प्यारे बच्चों को इम्पैक्ट बता दूं, टीओसी के सवाल की ड्राफ्टिंग बता दूं, तो भाई देर इज अ रिस्क, सुन ले भाई, सुन ले सुन ले, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट सैलरी या पेरोल बीइंग प्रोसेस्ड, प्लस राइटिंग के लिए माजरत, रिजल्टिंग इन द डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसा ही है भाई, एक तो इनकरेक्ट सैलरी हो जाएगी प्रोसेस, प्लस इससे एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। और बहुत सारे बच्चे ये भी लिख सकते हैं, और विल रिजल्ट इन नेगेटिव गुडविल गुडविल फॉर कंपनी। फॉर द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। एक ही बात है भाई, ठीक है? क्या मेरी बात समझ आई है? मैं टीओसी के जी। एम्पेड में हमेशा कहता हूँ सारे बच्चों को, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि भाई आप ये जुमला लिखें, आप ये मत जुमला मत लिखें, रिस्क ऑफ पेरोल कॉस्ट बीइंग, क्या लिखते हैं? ओवर स्टेटेड। क्या कहता हूं मैं हमेशा भाई, बताएं, जो मेरे बच्चों ने ज्वाइन किया वो बताएं मुझे क्या कहते हैं। आप टीओसी के एम्पेड में ये जुमला ना लिखें, पेरोल कॉस्ट विल बी ओवर स्टेटेड और फलाना विल बी ओवर अंडर वैल्यूड, क्योंकि ये भाषा हम कहां इस्तेमाल करते हैं? रिस्क में। ऑडिट इसमें। और रिस्क। सिक्स में जी लिखने के टाइम पे। हाँ, बेशक एग्जामिनर ने 2-3 आंसर में लिखा हुआ है, आप अवॉइड कीजिएगा, बस आप इसको अवॉइड कीजिएगा। भाई जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज, जो दिसंबर बैच के बच्चे हैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ना ये तो मेमोरी का रीजन इसको पार्ट। अवॉइड करना लिखने में। सॉरी? तो रीजन इसको अवॉइड करना, ये ओवर स्टेटेड या ये अंडर स्टेटेड। यार ये देखें, ये बेसिकली हम ऑडिट रिस्क में लिखते हैं, हम क्योंकि हम वहां बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट। बात समझो, रिस्क की लॉजिक क्या है? व्हाट इज ROMM? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहां? इन दी अकाउंट्स। ये टॉपिक कौन सा है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, कैश ऑफ या कंट्रोल है। कंट्रोल डेफिशिएंसी के इम्पैक्ट बता रहे हैं। तो भाई दोनों का फर्क तो होगा ना, एक लॉजिक टीओसी की है और एक लॉजिक ऑडिट इसकी है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेहतर रिकमेंडेड ये होता है कि भाई आप वहां वो वाली जबान इस्तेमाल करें, अंडर ओवर वैल्यूड या अंडर ओवर स्टेटेड, और यहां टीओसी में आप लिख दें। देखो मतलब तो वही है, मेरी बात समझो, अंदाजे बयां का फर्क है। क्या बोलते हो उस्मान? मार्क इम्पैक्ट होगा फिर इससे अगर यहाँ पे ये वर्ड लिखेंगे तो। यार क्या बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर दी तुमने? जुलेखा मरती औरत थी। भाई ये पूरा मार्क्स मिलेंगे आपको, ये पूरा मार्क्स, क्यों क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे आपको? हमने क्या गलत लिखा भाई बताओ? हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं रिस्क ऑफ इनकरेक्ट सैलरी। ओवर या अंडर वाला वर्ड लिखेंगे तो उसमें फिर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, कहने का मतलब खाली है। क्या कह रहे हो? तो वो कह रहा है कि इसमें हम यहाँ लिखा है ना कि रिजल्टिंग इन नेगेटिव गुडविल, वो कह रहा है अगर यहाँ पे हम लिख दें कि ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड,
तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा नहीं ना, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ठीक है। इसकी जगह, मेरी बात तो समझ लो पहले। मैं कह रहा हूँ इस सही। जुमले की जगह जो मैंने सर्कल किया हुआ है, मैंने ये जुमला लिख दिया है, सही है। जी। ये जो रिजल्टिंग इन डीमोटिवेशन ठीक। है, ये तो क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है ना, दो इम्पैक्ट हो गए। ये तो बिल्कुल। क्वांटिटेटिव है, और ये कौन सा है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्कल में लिखा हुआ है अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड, मैं कह रहा हूँ इस वर्डिंग की जगह रिकमेंडेड है। सर साजिद कपाड़िया कह रहे हैं रिकमेंडेड है कि आप अंडर ओवर का वर्ड ना लिखें। उसकी जगह आप कान यहाँ की जगह कान यहाँ से पकड़ लें और आप कहें रिस्क ऑफ इनकरेक्ट सैलरीज बीइंग प्रोसेस। ये अर्ज कर रहा हूं मैं। मंजूर है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। बस मैं ये कह रहा हूँ भाई, जरा इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पर डाल दें दिसंबर सितंबर में जहाँ भी है, ताकि जरा जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया, जरा वो भी जरा उनको हेड्स अप मिल जाए कि उन्होंने मिस किया है। जरा ये कर लें भाई प्लीज। ठीक है, तस्वीर लेकर डाल दें। जजाकल्ला, थैंक यू भाई। जी आगे चलें जी, वापस आए जी, कहाँ थे हम? जी, हम लोग कहाँ थे भाई? स्पीड पकड़ते हैं जी। जी ये पढ़ लें अगला पॉइंट, नोटिफिकेशन ऑफ जॉइनर लीवर। हालांकि मैंने अभी कवर कर लिया, लेकिन बहरहाल जरा इसको दोबारा देख लें जी। Number 10, notification of joiner and leavers. Number जी 1, the detail of joiner and leaver must be documented by HR and must be timely communicated to payroll department to ensure correct and accurate calculation of salaries. जी, क्या कह रहा भाई? वो कह रहा था डिटेल ऑफ जॉइनर्स एंड लीवर्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बाय द एचआर एंड मस्ट बी टाइमली कम्युनिकेटेड टू पेरोल डिपार्टमेंट टू इंश्योर करेक्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सर मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं क्लास में देता हूं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। सर मैंने सीमेंस पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगस्त मिड में छोड़ी थी, अगस्त मिड में छोड़ी थी। और मेरे ख्याल में मैंने लेक्सन ग्रुप सितंबर मिड में ज्वाइन किया था। तो भाई जब मैं सीमेंस छोड़ के गया था तो मुझे आधे महीने की सैलरी मिली थी। और जब मैंने इलेक्शन ग्रुप ज्वाइन किया था, तो चूंकि मैंने ज्वाइन 15-16 दिन के लिए किया था, मतलब स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट से ज्वाइन नहीं किया था, मैंने मिड में ज्वाइन किया था। तो मैंने जब से ज्वाइन किया था मुझे उतने दिन की सैलरी मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंस और इलेक्शन ग्रुप दोनों में, जब मैंने जहाँ एक कंपनी ज्वाइन की और एक कंपनी मैंने छोड़ी, इसका मतलब है किसी ने किसी को बताया होगा कि साजिद साहब ने मिड में छोड़ दी है, और नई कंपनी में किसी ने किसी को बताया होगा कि साजिद साहब ने मिड में कंपनी ज्वाइन कर लिए। कर ली है। सर जी बात समझे, कंट्रोल है सर जी। सर ये कैसे मुमकिन है? सोचे ना आप एक मिनट के लिए कि उस्मान और हसन जो है वो मेरे साथ खाने पे गए हैं, और हमने ऑर्डर किया बिहारी बोटी मलाई बोटी, और हमारे बराबर में बैठे हुए अब्दाल शाह और आईना, ठीक है, और इन्होंने मंगाया पिज्जा। एक मिनट के लिए सोचे, हमारा बारबेक्यू उनकी टेबल के ऊपर और उनका पिज्जा हमारी टेबल के ऊपर। सर मुझे बताएं क्या हंगामा होगा टाइट किस्म का? कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने ऑर्डर किया है वो आपकी टेबल पे ना आए? सर बात 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 मानते हैं तो मेरी? फिर ऐसे कॉन्टैक्ट के ऊपर हुआ ना, जो भी आपने ऑर्डर दिया होगा वो तो उसने एक्सेप्ट किया होगा कॉन्टैक्ट, और कोई भी कॉन्टैक्ट फिर वो एज पर उसमें फिर उस पर उसने इफेक्ट किया होगा, अप्लाई मैं किया मैं ये होगा। अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ भाई, एक नॉर्मल होटल में कंट्रोल होता है कि जो आपने मंगाया है, बहुत रश है रेस्टोरेंट के अंदर, जो आपने मंगाया कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टेबल पे ना आए? ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत तो कम, कभी नहीं हुआ रेयर है। चांसेस, रेयर अरे चांसेस, हार्डली हाँ लेस देन 1%। जी, ऐसा ही है, वेरी गुड। इसका मतलब है इसी तरह एचआर में भी कंट्रोल है। तो कहने का मकसद ये भाई कि अगर आप एक मिनट के लिए सोचे ना कि अगर इस पर कंट्रोल उठा लें आप तो क्या होगा? इसका मतलब है जाने वाले को सैलरी मिलती रहेगी और ज्वाइन करने वाले को सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। सर सोचे कंपनी की ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। रेपुटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, आगे चलें जी। अच्छा इसमें दो तीन पॉइंट जरा क्विकली पढ़ लें, नंबर 3 और नंबर 4, फिर मैं आगे चलता हूं जी, फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 और Number नंबर 3, 4 all जी। input, all input into this, all input into the sending data slash master record or input should be done by a senior personnel or authorized personnel. Number 4, there must be a exception reporting in the case of any change in payroll master record. ठीक है, जरा एक बार नंबर 3 और 4 दोबारा पढ़ने पर समझाता हूँ, वजाहत करता हूँ कि क्या है जी, दोबारा पढ़ें जरा। Number 3, all input into the standing data slash master record or input should be done by a senior personnel or authorized personnel. Number 4, there must be exception reporting in the case of any change in payroll master record. अच्छा मैं जरा क्विकली वजाहत करता हूँ, फिर हम सवाल पे आते हैं इंशाल्लाह। अब आपको सवाल पढ़ने का मजा आएगा, लगेगा आपने आज को बड़ा काम किया है। भाई मैं कह रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट है मास्टर रिकॉर्ड्स। क्या लिखा मैंने, क्या लिख रहा हूँ मैं? Yes, master record. इसका एक और नाम है स्टैंडिंग डेटा। इसको एक और भी नाम से पुकारा जाता है, बोले तो क्या? Standing data. हाँ भाई, मैं अपने कैंपस की मिसाल ले देता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल करें बात। भाई केएनएस में जितने बच्चों ने एसीसीए के FA AA में एडमिशन लिया है,
हमने उनका फॉर्म भर के और सिस्टम में पंच कर दिया। हमने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, हमने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लिख रहा हूं मैं, अपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमने एक्सेल के अंदर क्या किया, वो सारा डेटा सिस्टम में क्या कर दिया हमने भाई, पंच कर दिया, फीड कर दिया आम जबान में। ऐसा ही पंच। है भाई, बिल्कुल। हमने सिस्टम में डेटा पंच कर दिया भाई, पंच कर दिया। अब मेरी बात समझें, सपोज करें जी 150 एडमिशन है, मिसाल दे रहा हूं मैं, ये 150 बच्चों का नाम और कौन सी अटेम्प्ट है, कितनी फीस दी है, ईसीदे का आपका जो नंबर है आपका रिसेप्शन वो आ गया, आप कहाँ रहते हैं, पूरी आपकी जितनी तफसील है ये सारा मेरे सॉफ्टवेयर में आ गया, हाँ या ना। बिल्कुल। ठीक है, ये जो जहां आपका डेटा मेरे पास मौजूद है, ये इसको कहते हैं मास्टर रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड्स। अब मुझे जरा कॉमन सेंस से सोच के बताएं कि अगर मेरे हर एम्प्लॉय को इसकी एक्सेस हो और वो जाके सिस्टम में छेड़खानी करके और कुछ बच्चों का नाम गायब कर दे, कुछ बच्चों का नाम ऐड कर दे, फीस चेंज कर दे, मुझे बताएं इससे क्या होगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरे सॉफ्टवेयर की। तो इन्हें जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो अब अंदाजा लगाएं कि वो रिपोर्ट का हाल क्या होगा। तो सवाल ये कि हर बंदे को, केनस के हर एम्प्लॉय को मास्टर रिकॉर्ड की एक्सेस कैसे मिल गई भाई, सवाल तो ये है, ये एक्सेस कैसे कैसे मिल मिला? गई भाई। दिस शुड बी गिवन ओनली टू whom। ऑथराइज पर्सन, सीनियर ऑथराइज मैनेजर। पर्सन। चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जो बच्चे कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, आपको पता है हमारा बड़ा ब्रांड है इम्तियाज स्टोर, हमारे पास केयरफॉर है डॉलमन मॉल के अंदर, हमारे पास शाज है, हमारे पास पार है। कभी आपने गौर किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सपोज करें आपने ये सेलफोन लिया और आप ये सेलफोन का डब्बा लेके गए काउंटर के ऊपर, बात समझिएगा ठीक है, काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है, उसने मोबाइल ऐसे लिया और सामने मशीन पे स्कैन किया, ऐसा ही होता है, एक लाल रंग की जो लेजर बीम है वो उस पर गिरेगी इसके बार कोड के ऊपर और सामने आ जाएगा उसकी प्राइस, ऐसा ही होता है भाई। जी। बिल्कुल। पूरी ट्रॉली भर के जो हम जाते हैं ना, अल्लाह माफ करे, वो काउंटर पे डबल रोटी, अंडे, मक्खन और शैम्पू और चॉकलेट और दूध के डब्बे रख रहा है और टड़क स्कैन कर रहा है, और उसका सपोज करें बिल बन गया 9,870। कितना बिल बन गया भाई उस्मान। 9,870। हाँ, अब आप जो बंदा काउंटर पे खड़ा हुआ उसको आंखें मार रहे हैं आप, उसको आप आंखें मार रहे कह रहे ए ए ए भाई, ये कुछ कम करना, इसको 9 कर लेना भाई, ये मेरा भाई नहीं है। सर वो चमाट रख देगा लेकिन वो 870 रुपये कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेगा सर मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है, जो प्रोडक्ट आपने यहाँ रखा है काउंटर के ऊपर जिसको मैंने स्कैन किया है, ऑल प्राइसेस आर पिक्ड, ऑल प्राइसेस आर पिक्ड फ्रॉम द मास्टर रिकॉर्ड। अगर दूध के डब्बे की कीमत 220 रुपए है सर, तो ना मैं 219 कर सकता हूं और ना मैं 221 कर सकता हूं, क्योंकि ऑल प्राइसेस आर पिक्ड फ्रॉम वेयर, मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड सर। अच्छा, आपने बहुत मतलब एक और चीज देखी होगी, आपने मिसाल के तौर पे बिस्किट लिया और वो स्कैन नहीं हो रहा, वो स्कैन नहीं हो रहा, वो क्या होगा, वो जाएगा मैनुअल कीबोर्ड के अंदर, बिस्किट लिखेगा जी मिसाल के तौर पे बिस्कोनी का है, चॉकलेट क्रीम है, तो ठक करके प्राइस आ जाएगी। वो प्राइस भी कहां से आ रही है, वो भी मास्टर रिकॉर्ड से आ रही है। इसका मतलब है जब तक कि दुकान का ओनर या सेठ या मैनेजर या ऑथराइज बंदा उस सॉफ्टवेयर में जाके प्राइस को चेंज ना कर दे, या वहां से कोई आइटम डिलीट ना कर दे, या वहां कुछ ऐड ना कर दे, तो जितने बंदे टेलर पर बैठ के ये जो बार कोड स्कैन कर रहे हैं, ये प्राइस वही रिकॉर्ड करेगा, ये प्राइस वही चार्ज करेगा जो मास्टर रिकॉर्ड में दी हुई। अब समझ आया मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है भाई। जी सर। अब ये यस सेल्स सर। साइकिल पर भी एप्लीकेबल है, ये परचेज साइकिल पर भी एप्लीकेबल है, ये हर साइकिल पर एप्लीकेबल है। इसको कई मास्टर रिकॉर्ड भी कहा जाता है और इसको स्टैंडिंग डेटा भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ आई भाई। जी। ठीक है, अब एक और जरा पढ़ लें पॉइंट नंबर 4, तो फिर मैं सवाल पे आता हूं जी। पॉइंट नंबर 4 पढ़े भाई। Point number four. There must जी be exception reporting in the case of any change in payroll master record. हाँ, अब मिसाल के तौर पे कंपनी की पॉलिसी है कि भाई ये जो हमारा पेरोल का मास्टर रिकॉर्ड है ना, इसमें सिर्फ ऑथराइज एक्सेस होगी भाई, ठीक है। सपोज करें जी उस्मान के पास एक्सेस है और सर साजिद के पास एक्सेस है, ठीक है, ये दो बंदे हैं जो पे रोल में मास्टर रिकॉर्ड में जाके छेड़खानी कर सकते हैं, या आम जबान में, फॉर्मल जबान में बोले तो उसको जाके वो एडिट कर सकते। कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि दो बंदों ने छप्पड़ में एक्सेस ली है, कुछ हुआ है, कुछ सेटिंग हुई है, कहीं ब्रीच हुआ है, हसन ने भी एक्सेस ले ली और लेट से
आईना को भी एक्सेस मिल गई। आईना खैरियत से आईना? इन दो बंदों को भी एक्सेस मिल गई और इन्होंने जाकर मंडे के दिन सुबह 9:30 पर लॉग इन किया पेरोल के सॉफ्टवेयर को और 9:45 पर लॉग आउट कर दिया। क्या किया भाई? मंडे के दिन 9:30 पे सुबह आपने लॉग इन किया और 9:45 पे आपने क्या कर दिया भाई? लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट। अब अब चूंकि जो एक्सेस थी वो इन दो बंदों के हाथ में थी, तो सिस्टम निकाल के देगा आपको एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब है अदर देन नॉर्मल। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का मतलब है अदर देन नॉर्मल रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन है भाई, ये जो दो बंदों ने सिस्टम में घुस के तब्दीली की है, ये नॉर्मल है या एक्सेप्शनल है? एक्सेप्शनल। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। अब सिस्टम बताएगा भाई इन दोनों ने तो एक्सेस ली थी, इन दोनों ने तो एक्सेस ली थी, इनको तो एक्सेस थी, लेकिन ये जो दो बंदे हैं भाई, इन्होंने भी सिस्टम को एक्सेस किया था। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि सिस्टम में ब्रीच कहाँ कहाँ हुआ है। अब जरा पॉइंट दोबारा पढ़ लें, आपको बात समझ आ जाएगी जी। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें जी। There must be exception reporting in the case of any change in payroll master record. बिल्कुल ठीक है भाई। और एक आखिरी पढ़ लें, नंबर 9 जरा जी, नंबर 9 एक बार पढ़ लें। Number 9. When approving payroll payment, breakups should be reviewed rather than reviewing total lump sum amount. जी क्या मतलब है भाई? ये भी हम पहले बात लम कर सम चुके हैं। को हाँ, सवाल में दिया हुआ है कि जी मेरे पास से पेमेंट आती है, मेरा बंदा कह रहा है, जो मेरा जूनियर स्टाफ है, सर ये जनवरी की पेमेंट्स हैं, ज़रा जल्दी से अप्रूव कर दें आप। मैंने देखा हाँ 1 मिलियन ने टक करके, मैंने कहा ओके अप्रूव। मैंने अपना इनिशियल किया और मैंने कर दिया ओके अप्रूव। ओ भाई इसका ब्रेकअप तो देखो। जब हमने ब्रेकअप देखा तो पता चला भाई 1 मिलियन का ब्रेकअप में ए की पेमेंट आ रही है, बी की आ रही है, सी की आ रही है, डी की आ रही है और ई की आ रही है। ये इनका अमाउंट है, ये इनका अमाउंट है, ये इनका अमाउंट है और भाई ये इनका अमाउंट है। अब जब मैंने ये शीट देखी तो मैंने कहा भाई ये बी तो हमारे पास से जा चुका है 2 महीने पहले, और ये डी कौन है भाई? ये डी कौन सा बंदा है? मुझे तशवीश हुई। इसका मतलब है बी तो भाई लेफ्ट है। बी कौन है भाई? लेफ्ट। बी तो जा चुका है, तो बी की सैलरी क्यों आ रही है? और भाई ये डी कौन है? मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं। इसका मतलब है भाई ये दोनों पेमेंट मैंने रोक दी, ये दोनों पेमेंट रोक दी। मैंने कहा इसके अलावा अप्रूव है भाई, ये भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है भाई, और ये भी अप्रूव्ड है। इसका मतलब है सपोज करें इन दोनों की जो पेमेंट थी वो मिला के थी लेट से 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब है चुपचाप 4.5 लाख में इसके साथ अप्रूव होकर जा रही थी। इसका मतलब है हो सकता है कि यहाँ रिस्क ऑफ फ्रॉड हो, और हो सकता है ये दो जो एम्प्लॉयज की पेमेंट है भाई, ये जेन्युइन एम्प्लॉय हो ही ना, इट कुड बी फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। हाँ पॉसिबल है ये, बोलो। बिल्कुल है। बा इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जब भी आप पेमेंट को, चाहे आप कोई कैश की पेमेंट अप्रूव कर रहे हैं, बैंक की पेमेंट अप्रूव कर रहे हैं, आप पेरोल की पेमेंट अप्रूव करें, तो आप कोशिश करें कि आप कभी भी क्या करें, आप ब्रेकअप ब्रेकअप को देखें। रिव्यू करें। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। आप ब्रेकअप को रिव्यू करें रादर देन रिव्यूइंग द टोटल लम सम अमाउंट। हजरत ये मैंने थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के और मैंने जल्दी जल्दी से आपको पेरोल के अहम नुकाती पॉइंट जो है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। आई होप कि आपको बात समझ आए होंगे। अगर आप मुझे अब तक का फीडबैक दें थोड़ा सा, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो जाए और फिर मैं आपको सवाल पे लाऊं। अगर 3-4 बच्चे मुझे फीडबैक दे दें, उस्मान पहले आप ही दे दें। आपको कुछ रिवाइज हुआ पेरोल साइकिल भाई? जी सर, वेरी वाइज। रिवाइज हो गया? कुछ समझ आया? जो कंफ्यूजन थी भाई वो जी। कुछ क्लियर हुई है आपकी? जी सर, वही है। ठीक है उस्मान। अपना हसन, जी हसन सर, फीडबैक ऑल देना समझ आया? क्लियर है। ठीक है अब्दाल शाह, 4 सद्दा। अब्दाल भाई समझ आया पेरोल साइकिल आपको? ठीक है जी। आईना, कुछ रिवाइज हुआ बेटा? यार ये तो आप लोग का माइक जो है ना वो म्यूट होता है, मजा ही नहीं आता बात करने का। चैट बॉक्स में बताते हैं आप लोग। वेबिनार का मतलब होता है कि टीचर से टू वे कम्युनिकेशन तो करें। ऑनलाइन को भी तो हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं नहीं? चलें जी हजरत, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम सवाल पे आते हैं जी। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे। सवाल आपके सामने निकाल रहा हूं मैं जी। ये सवाल याद आया कुछ भाई? जी सर। जी 1 मिनट दीजिएगा। मैं ज़रा उसके जो निशानात हैं
वो ज़रा मिटा दूं। जी हजरत, ये हमारा लास्ट जो सेशन था उसमें हम ये सवाल कर रहे थे। तो अगर आप एक बार एक काम करें उस्मान, कि अगर आप एक बार फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें, फिर आप आ जाएंगे पेरोल के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट। जी स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी स्टार्ट। It is 1st July 2005. You are you are an audit supervisor with RN Company preparing the draft audit program and reviewing extract from internal control document for your client Harper Company in preparation for the interim audit for the year ending 30th September 20x5. Although payroll and inventory are standalone system, the sales and purchase module are fully integrated into the computerized accounting system. Edge Company is a home fund Ice Company is a home furnishings retailers with a head office, a central warehouse, and 20 stores across the country. Edge Company sells goods to individual and corporate customers. ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें जी। आप आ जाएं पेरोल के ऊपर। जब हम सवाल शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमने रिवीजन किया उसका फायदा क्या होता है। अच्छा, पहले जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें। एक काम करते हैं, जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं भाई। जी एक मिनट दीजिएगा। कहाँ के सवाल भाई? जी ये रहा। जी भाई ये पढ़ लें, बी पार्ट पढ़ लें जरा। Mhm. Point B. Identify and explain 8 deficiencies in Edge Company system of internal control and provide control recommendation to address each of these deficiencies. बिल्कुल ठीक है भाई। कितने मार्क का सवाल है? 16, 8 टू द 16। 16. याद है मैंने ये बताया था, जरा देख लें कि पिछली क्लास की हमारी नोटिंग है भाई। पॉइंट जी फाइव सर। मार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, 0.5 मार्क इज फॉर द इम्पैक्ट विच कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, एंड 1 मार्क इज फॉर द कंट्रोल। अगर उसने सवाल में टीओसी भी पूछा होता तो टीओसी बताने का भी 1 नंबर ऐड हो जाता। टीओसी बताने का भी 1 मार्क ऐड हो जाता। हो फिर जाता ये है। पॉइंट 2 मार्क की जगह कितने मार्क का हो जाता भाई? 3. 3 मार्क का हो जाता। ठीक है जी, बहुत आला, जबरदस्त। आए जी पेरोल पढ़ लें। जी आप शुरू करें यहां से भाई। जी स्टार्ट। स्टार्ट। इससे पहुंचा नहीं है। अच्छा। Payroll. All employees are paid by bank transfer each month. As a payroll system is comprised, it is not felt necessary to carry out check on payroll calculation as as all updates to the system are automatically downloaded from the software provided and tax authority. All members of the payroll department have access to change payroll standing data. अच्छा एक मिनट हो गया, मैं Okay. जरा इसको पढ़ता हूँ। ऑल एम्प्लॉइज क्या कह रहा भाई? ऑल एम्प्लॉइज आर पेड बाय बैंक ट्रांसफर ईच मंथ। एज द पेरोल सिस्टम इज कंप्यूटराइज, इट इज नॉट फेल्ड नेसेसरी टू कैरी आउट चेक्स ऑन द पेरोल कैलकुलेशन, एज ऑल अपडेट्स टू द सिस्टम आर ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर एंड टैक्स अथॉरिटी। हाँ भाई, आई होप कि हमने यहाँ वीकनेस नोट कर लिया भाई। आगे चलें। ऑल मेंबर्स ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट हैव एक्सेस टू चेंज एम्प्लॉय स्टैंडिंग डेटा। कुछ देर पहले बात हुई है भाई। स्टैंडिंग डेटा जी कहें सर। या मास्टर रिकॉर्ड Master कहें, record. एक बात है। सर अगर लॉजिक क्लियर नहीं होगी सवाल समझ नहीं आएगा। अगर मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा होगा सवाल समझ नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो भाई आसान सवाल भी मुश्किल लगेगा। आई होप बात समझ आ रही है। आए आगे बढ़ते हैं भाई। जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। On occasion, some employees are required to work overtime, particularly in busy periods. Overtime is paid monthly in arrears at the end of month in which it is worked. क्या All मतलब है एरियर का? overtime work इज पेड मंथली इन एरियर एट द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज वर्क। क्या मतलब है भाई, समझाया मुझे। इन एरियर एट द एंड ऑफ द मंथ, इसका मतलब है जनवरी की पेमेंट कब मिलती है भाई? जनवरी की पेमेंट जनवरी के एंड में। हाँ, ओवर टाइम इज पेड मंथली इन एरियर एट द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज वर्कड। जी क्या समझाया मुझे, क्या मतलब है भाई इसका? कोई और ट्राई करें, मुझे सिंपल अंग्रेजी का तर्जुमा कर दें भाई। मेरे ख्याल में 1 मंथ बाद मिलेगी एरियर्स। एरियर क्या होता है भाई? सेम मंथ होता है, अगला महीना होता सर है। पहले। या अगर आपने एफएम में पढ़ा हो जी, डिविडेंड की पेमेंट हम करते हैं एरियर के अंदर। इसका मतलब है 2002 की पेमेंट 23 में करते हैं भाई। समझ आ रहा है? एरियर का मतलब होता है अगले महीने देते हैं, सेम मंथ नहीं है। इन एरियर इसका मतलब है डिले करके देते हैं। आगे चलो नेक्स्ट।
All overtime work reports are reviewed by finance director each quarter after the overtime has been paid. हाँ, ऑल ओवर टाइम वर्क रिपोर्ट्स आर रिव्यूड बाय द एफडी ईच क्वार्टर आफ्टर द ओवर टाइम हैज बीन, ईच क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी मार्च गुजर गया क्वार्टर, जी वो कह रहा रिव्यूड बाय द एफडी ईच क्वार्टर आफ्टर द ओवर टाइम हैज बीन पेड। इसका मतलब है क्वार्टर जब गुजर जाता है, पेमेंट हो जाती है, उसके बाद जाके रिव्यू करता है वो। ओवर टाइम वर्क रिपोर्ट्स आर रिव्यूड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर ईच क्वार्टर आफ्टर द ओवर टाइम हैज बीन पेड। क्या पेड। वीकनेस है भाई, इधर बताएं जरा मुझे। तो पेमेंट पहले हो रही है और देख बाद में ना रिव्यू बाद में करना हाँ, पेमेंट पहले हो गई है भाई, Understand. पेमेंट पहले हो गई है, और और अप्रूवल रिव्यू है वो बाद में हो रहा है। तो भाई बाद में। अगर ये घंटे ऑथराइज नहीं थे, अगर ये घंटे जेन्युइन नहीं थे, अगर ओवर टाइम के घंटे काम ही नहीं करने थे, मतलब ये, और मतलब ये जो है ना वो एम्प्लॉयज ने जान के कोई लेट से शरारत की है, बैठे रहे दफ्तर के अंदर, ऑथराइज घंटे नहीं थे, इसका मतलब है कंपनी की पेरोल कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, बिला वजह बढ़ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी भाई। ये सवाल था भाई। बढ़िया है, एडिशनल पे कॉस्ट। जी ऐसे ही है भाई। अब जरा इसका आंसर निकाल लूं भाई, रुक जाए भाई, ये आगे सवाल भाई। जी, अब सवाल को, आंसर को पढ़ते पढ़ते जरा ड्राफ्टिंग को भी देखेंगे, ताकि जहां आपको फाइन ट्यून करना है वो मैं कर दूं आपको। जी स्टार्ट करें भाई। द स्टार्ट, पेरोल यहाँ से कैलकुलेशन। पढ़ेंगे एक मिनट। हाँ पेरोल, क्योंकि हमने ऑलरेडी सवाल तो कवर किया हुआ है ना, तो हम सिर्फ पेरोल कवर कर लेते हैं, ठीक है आगे चलें। The payroll calculation are carried out by the computerized payroll system and no check are performed. Impact. Any system error which occur during the payroll process would not be identified. This could result in wages and salaries being over or understated, leading to the loss of employee goodwill. मैं पढ़ देता हूँ जरा। वो कह रहे थे पेरोल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, आर कैरिड आउट बाय द कंप्यूटराइज पेरोल सिस्टम एंड नो चेक्स आर परफॉर्म। ठीक है, ये 0.5 मार्क आपने सवाल से कॉपी पेस्ट करके ले लिया भाई, आसान था भाई ये। ठीक है, जी एनी सिस्टम एरर विच अकर्स ड्यूरिंग द पेरोल प्रोसेसिंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड, दिस कुड रिजल्ट इन वेजेस एंड सैलरीज बीइंग अंडर ओवरस्टेटेड। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जुमले क्या कर दूंगा, दिस कुड रिजल्ट इन वेजेस एंड सैलरीज बीइंग प्रोसेस इनकरेक्टली। कर incorrectly. सकते हैं भाई, बिल्कुल। being processed incorrectly plus leading to loss of employee goodwill। ठीक है, इसका एक और जुमला क्या हो सकता है, लीडिंग टू बैड रेपुटेशन फॉर द कंपनी, हो सकता है, लिख सकते हैं भाई। जी सर। एक ही बात है ना भाई, कान यहां से जी पकड़े, सर। कान वहां से पकड़े। यस सर। बैड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, समझ आ रही बात। ये आपने 0.5 मार्क ले लिया। अच्छा, इसका जरा पढ़े, कंट्रोल क्या होना चाहिए भाई। देखिए सवाल में उसने टीओसी नहीं पूछा था, सवाल में उसने पूछा था कंट्रोल, कंट्रोल रिकमेंडेशन। अब आप मैनेजमेंट को कंट्रोल बता रहे हैं कि इस वीकनेस का क्या कंट्रोल होना चाहिए। पढ़े चाहिए। भाई, जी पढ़े। A senior member of payroll department should recalculate the gross to net pay calculation for a sample of employee and compare their result to payroll record. These calculations should be signed as approved prior to payment being made. क्या कह रहे हैं, a senior member of the payroll department should recalculate the gross to net pay calculation for a sample of employees and compare the result to the payroll record। मिसाल के तौर पे उस्मान, अगर तुम्हारी सैलरी मैंने कैलकुलेट की है कि जी ₹1,00,000 तुम्हारी सैलरी है और 30,000 की डिडक्शन है, तो तुम्हारी जो नेट सैलरी वो कितनी आएगी भाई। 70। ये मैंने मैनुअल कैलकुलेट किया, जरा इसको कंपेयर कर ले सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया। अगर सिस्टम ने भी यही कैलकुलेट किए तो मुझे सिस्टम पर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, और अगर सिस्टम ने कैलकुलेट की लेट से 69,000, तो फिर बड़ा अलार्मिंग हो जाएगा। इसका मतलब है मेरी मैनुअल वर्किंग कुछ और है, सिस्टम की वर्किंग, कुछ और है। हाँ इसीलिए तो कर रहे हैं मैनुअल चेक। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप तमाम की मैनुअल चेक कर लें, हम तो कह रहे हैं भाई अगर 100 एम्प्लॉयज हैं तो आप 10-12 की कैलकुलेशन को मैनुअल चेक कर ले। कर ले भाई। एंड दीज कैलकुलेशन शुड बी साइंड एज अप्रूव प्रायर टू द पेमेंट बीइंग मेड। और ये जो आपने कैलकुलेशन चेक की है भाई, पेमेंट से पहले इसको साइन ऑफ भी कर लें कि आपने ये वर्किंग चेक की है। दीज कैलकुलेशन कौन सी वाली, जो आपने सैंपल पे चेक की है, दीज कैलकुलेशन शुड बी साइंड एज अप्रूव प्रायर टू द पेमेंट बीइंग मेड, ताकि वो जो शीट बन के निकलेगी उस पर ये 4-6 लोगों के नाम के आगे सिग्नेचर आ रहा होगा कि आपने इन बंदों की सैलरी को मैनुअल क्रॉस चेक भी कर लिया है। समझ आया भाई। जी सर।
ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, आगे चलें जी। नेक्स्ट पॉइंट में भाई, कोई मसला अब तक हजरात दोस्तों, साथ हैं आप लोग मेरे? जी सर। भाई बोर तो नहीं हो रहे भाई? सवाल है, बोर हो भी रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्लास टीओसी की है, ना मैं गाना गा सकता हूँ ना पिक्चर दिखा सकता हूँ। भाई क्या करें, समझ रहे हैं बात को? अब जज्बात जज्बात है हमारे। हम लाइव जा रहे हैं, हम कोई उल्टी हरकत कर नहीं सकते भाई, ठीक है? वरना मैं आपको हल्का फुल्का कोई ज़रा म्यूजिक वगैरह गाना गा के सुना देता आपको। तो भाई सर आपसे बोर एक ना चीज हो। सर क्या कह रहे हैं? सर आपसे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम लोग अगर इम्पैक्ट बता रहे हैं कि जी लॉस ऑफ गुडविल है या इनकरेक्टली पेड क्लाइंट कस्ट वो एम्प्लॉयज को इनकरेक्टली पेड कर दी है, जी 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 तो जी सर जी। हम लोग ये जो इम्पैक्ट है ये 2 मरतबा बता सकते हैं? 2 मरतबा से मतलब? मतलब एक दफा ऊपर बता दिया गया, ऊपर किसी सवाल में उसने बोला कि जैसे वो सवाल में ओवर एक्सीडेंट अनर एक्सीडेंट का वर्ड इस्तेमाल करता है तो हम लोग वहाँ पर हमने बता दिया। और एक पॉइंट अगर नीचे आया है कि एम्प्लॉयज की सैलरी चेक नहीं होती बिफोर पेइंग, तो ये यहाँ पर भी बता सकते हैं कि इनकरेक्टली पेड कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपका असल में हसन, मैं आपकी बात समझता नहीं हूँ। आप जो मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक ही इम्पैक्ट बार बार रिपीट हो सकता है, ये कह रहे हैं आप क्या? जी सर, एक एक ही पैक एक से ज्यादा बार लिख दें तो मसला तो नहीं हाँ है? हाँ, कोई मसला नहीं भाई, अगर इम्पैक्ट ही होगी तो बार बार रिपीट क्यों नहीं होगा मेरे भाई, प्यारे भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जी जिस तरह आपने ठीक। पूछा मुझे समझ नहीं है, मैं जो समझा वो ये है, सुन ले बाकी तमाम लोग। सर अगर एक पॉइंट का एक इम्पैक्ट है और इत्तेफाक है कि सवाल में 2-3 पॉइंट्स का वही इम्पैक्ट है, तो क्या इम्पैक्ट रिपीट हो सकता है? द आंसर इज यस। अब हो गया क्लियर हसन? यस सर, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड जी, आगे चले उस्मान। नेक्स्ट पॉइंट। All members of the payroll department have access to change employee standing data. This may result in error or unauthorized change being made, leading to incorrect payment of wages and salaries and an increased risk of fraud. ठीक है जी, अब मैं इसको अगर पॉइंट को समराइज कर दूं और इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, वो कह रहे हैं दिस में रिजल्ट इन एरर, बिल्कुल सही है। अगर हर बंदे के पास पेरोल के अंदर स्टैंडिंग डाटा का एक्सेस होगा तो उसमें क्या होंगी? गलतियां होंगी भाई। कोई जाके गलती से बिल्कुल। सैलरी एड लेस कर देगा, बंदे का नाम एड लेस कर देगा। एरर और अनऑथराइज चेंजेस बीइंग मेड लीडिंग टू इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। यहाँ आगे पॉइंट खत्म हो सकता है, आगे वो कह रहे हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड। मेरे हिसाब से कि जो अनऑथराइज है ना, इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड शामिल हो जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप अलग से ये पॉइंट लिखना भूल गए, अगर आप ये वाला पॉइंट अलग से लिखना भूल गए, तो मेरे हिसाब से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने 0.5 मार्क यहाँ ले लिए हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है हजरात? मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? जी हजरात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, हमें तो आ रही है। जी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उसने आखिर में लिखा हुआ है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा ये जुमला ये पॉइंट लिखना भूल जाए, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड, लेकिन अगर उसने ऊपर अनऑथराइज कवर किया हुआ है, तो उसको ये इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड ना लिखने की वजह से मार्क्स नहीं कटने चाहिए, उसको 0.5 मार्क पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि वो इम्पैक्ट बता चुका है। क्या मेरी बात समझ आई है? जी सर। ठीक है जी, सर आगे इसमें चल। हम थोड़ा अगर इसी इम्पैक्ट के अंदर अगर ये हम लिख दें कि इसमें जो है ब्रीच भी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेटा जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल जगह है, वहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं होता। तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज चांस ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। असल में वो जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो भी अनऑथराइज में कवर हो गया। मैं अच्छा। कह रहा हूँ नहीं फ्रॉड अगर हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई, वो भी अनऑथराइज में ही आ गया। अगर अनऑथराइज चेंज वाला वर्ड नहीं लिखे या उस दिन दिमाग में नहीं आया तो हम ये हाँ, दूसरा भी तो लिख सकते हैं। ये जो है ना पॉइंट जो तुम बता रहे हो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, ये थोड़ा सा रिमोट जी। पॉइंट है। मतलब ये एक दूर का इम्पैक्ट है लेकिन बहुत ज़रा दूर का इम्पैक्ट है ये। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपको मार्क्स ना मिलने। अच्छा। हाँ देखिए ना, ठीक। इम्पैक्ट तो बहुत सारे निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ आप ज़रा यूँ सोचें कि अगर हर बंदे को, आप उर्दू में समझें, अगर हर बंदे को पेरोल डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग डाटा का एक्सेस मिल गया, तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट? उस्मान, व्हाट डू यू थिंक इज द फर्स्ट इम्पैक्ट, क्या होना चाहिए? उसमें वो छेड़खानी कर सकते हैं, एरर हो सकता है, फॉल्ट चांसेस भी। छेड़खानी को हम क्या कह रहे हैं? ये रहा अंग्रेजी का वर्ड छेड़खानी का, ऐसे ही अमेंडमेंट। अनऑथराइज अनऑथराइज। चेंजेस।
अगर हर बंदे के पास एक्सेस है तो ये गलत है भाई, होना भी नहीं चाहिए। अब अगर हर बंदे में से, मैं मिसाल दूंगा, अगर जूनियर बंदों को एक्सेस मिल गया या जिनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए अगर उनको मिल गया, तो भाई ये रिस्क है ना। हम यही तो बता रहे हैं। ये पूरा पॉइंट क्या, माइंडसेट क्या, रिस्क। याद है ना क्या बताया था ऑडिट्स पढ़ाते हुए? रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव, रिस्क इज ऑलवेज दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग। तो यही तो रिस्क है, यही तो रिस्क है। हो सकता है कोई चेंज ना करे, लेकिन यही तो बताना है रिस्क क्या है। कि भाई अगर सबको एक्सेस मिल गया तो हर बंदा जाकर अनऑथोराइज अगर चेंज कर देगा। अब अनऑथोराइज में फ्रॉड भी आ गया, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? जिससे क्या होगा, जिससे जो सैलरीज की पेमेंट है दैट वुड बी प्रोसेस इनकरेक्टली, लीडिंग टू इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। एक ही बात हो गई। लेकिन मैं समझता हूं कि अनऑथराइज का वर्ड यहाँ बड़ा अप्रोप्रिएट है, तो जरा ख्याल रखें ठीक इसका। ठीक है जी, आगे चलें। है। कंट्रोल रिकमेंडेशन पे आ जाए जी, क्या क्या बातें कर रही है? Mhm. Only senior member of the payroll department should have access to the employee standing data, and this should be protected by password and multi-factor बिल्कुल सही, authentication. ये बिल्कुल सही पॉइंट है मेरे हिसाब से। आ, ये पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। आप एक पॉइंट और लेते, याद है ना कल मैंने क्या बताया था आपको जो पिछला सेशन था, कि आप कोशिश करें कि कितने कंट्रोल लिखें आप, मैक्सिमम। दो बस, दो। बस, आगे चलें। If all members of the payroll department require access to the standing data, the system should be changed to require authorization of the changes by a senior member of the payroll department. हाँ, अगर आपने सबको एक्सेस दी हुई, बात समझे, अगर आपने सबको एक्सेस देनी है तो भाई कोशिश करेंगे अगर कोई सिस्टम में जाकर चेंज करना चाहता है तो चेंज के लिए क्या होगा, इफ इफ समबडी वांट्स टू ऐड और लेस समथिंग, तो फिर क्या कह रहा है, द सिस्टम Senior शुड की बी चेंज authorization. टू रिक्वायर ऑथोराइजेशन ऑफ द चेंजेस बाय सीनियर मेंबर ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट। जब तक कि कोई बंदा प्लस माइनस उस वक्त तक अप्रूव नहीं करेगा जब तक कि उस प्लस माइनस को, चेंज को, कोई सीनियर बंदा ऑथोराइज ना ना कर कर दे. दे। तीसरा पढ़ना भाई, ये एडिशनल पॉइंट है, ये ना लिखें तो भी गम नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बात ऊपर मुकम्मल कर चुके हैं जी। पढ़ें। Exception reports should be exception reports should be automatically generated by the payroll system for any changes to the standing data showing who made those changes. वो जो These मैंने आपको reports एग्जांपल दी should. थी, याद है ना कुछ देर पहले जी मैंने आपको सर. एग्जांपल दी थी कि वो 9:05 पे चेंज हुआ था, फिर 9:30 पे था, और 9:45 पे लॉग आउट हुआ। ये सारी बातें एक्सेप्शन रिपोर्टिंग में आ जाएंगी कि सिस्टम को किस किस ने कितने बजे छेड़ा और क्या छेड़ा जी। जी. These reports should be reviewed on regular basis by a responsible official who should evidence their review. हाँ, ये पॉइंट आप पार कर लें और ये पॉइंट आप कहीं और इस्तेमाल कर लीजिएगा। लॉजिकली आप बात को समझ जाए। यहाँ ऑलरेडी तीन तीन पॉइंट दिए हुए, आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते, आपका एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा भाई। ठीक है जी, आगे चले। ये पढ़ लें भाई जरा, एक आखिरी पॉइंट में एक और सवाल पे आते हैं, ताकि कम से कम इस सेशन में हम दो सवाल। सर जी 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 सर मुझे एक क्वेश्चन करना है कि जब जी करें। क्लॉकिंग लोग लगाएंगे कंपनी पर, ठीक है, और अगर हम लोग सीसीटीवी कैमरास भी लगाते हैं तो ये दोनों अलग अलग कंट्रोल कंसिडर होंगे या नहीं? दोबारा बताएं, आपकी आवाज कट रही, दोबारा बताएं। क्लॉक इन सिस्टम हमने लगाया कंपनी में, ठीक है, और हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाया, तो ये दोनों कंट्रोल अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे या नहीं? यार ये बेसिकली आप समझे कि एक एक बड़े कंट्रोल में दो छोटे कंट्रोल्स हैं। मैं एक मशीन से गुजर रहा हूँ, मैं उससे गुजर रहा हूँ, एक एक्सिस गेट से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी चेकिंग हो रही है और सामने कैमरा भी लगा हुआ है, और आगे जाकर मैं कार्ड भी स्वैप कर रहा हूँ। तो ये तीनों मिला के ये तीनों अलग अलग कंट्रोल्स है बेसिकली। ओके, तो हम मैनेजमेंट अलग के अलग लिए लिख सकते हैं? नहीं, आप अलग, आप क्या कंट्रोल रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, की कंट्रोल की, टेस्ट हाँ ऑफ मैं वही, कंट्रोल और की कंट्रोल रहते हैं ना जी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ये पॉइंट मुझसे वीकनेस हाईलाइट के हवाले से पूछ रही हैं, या आप नहीं मुझसे नहीं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से रिलेटेड। अच्छा, कि अगर मिसाल के तौर पे सवाल अगर वो आपसे पूछे कि कंट्रोल बताओ, तो आप ये करिए कि कंट्रोल ये दो है कि एक है, ये बोल रही हैं आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि क्या ये एक कंट्रोल है कि दो कंट्रोल है, ये पूछ रही हैं आप? अरीब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, नेट का इशू है। चले, आप एक काम करें, मुझसे प्राइवेट विंडो में रब्ता करें जरा। जी सर, वो यही पूछना चाह रही हैं जो आप बोल रहे हैं। हाँ, इसका आंसर ये है कि जब आप कंट्रोल आइडेंटिफाई करेंगे तो आप इसको एक ही ट्रीट कर लीजिएगा। जी आगे चलें भाई, जी आगे चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट। जी.
Overtime work reports are only reviewed by finance director every quarter after the overtime is paid. Therefore, overtime is not authorized prior to being paid. बिल्कुल ठीक है, This पॉइंट can फाइव मार्क result in लेंगे आपने। employees being paid for work not undertaken or amount being paid incorrectly, resulting in increased payroll costs to the H company. क्या कह रहा है भाई? दिस कैन रिजल्ट इन एम्प्लॉइज बीइंग पेड फॉर वर्क नॉट अंडरटेकन और अमाउंट्स बीइंग पेड इनकरेक्टली रिजल्टिंग इन द इंक्रीज पेरोल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जनवरी में ओवर टाइम काम किया, मैंने फेब में किया और मैंने मार्च में किया, ये क्वार्टर खत्म हो गया, आप जाकर उसको अप्रूव कर रहे हैं अप्रैल के अंदर, ठीक है। अगर मेरी सपोज करें ओवर टाइम की पेमेंट थी 50,000, जो आपने मुझे अप्रैल में पे ऑफ कर दी, सही है? या तो रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा, आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी मैंने क्या सर, कहा। आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाए, मुझे लगा आवाज कट गई तो मैं भी जरा आगे पीछे हो गया। जनवरी में ओवर टाइम काम किया आपने, आपने फेब में ओवर टाइम किया, आपने मार्च में ओवर टाइम किया, यहाँ 10,000 रुपये, यहाँ 20,000 रुपये, यहाँ 30,000 रुपये, सही है। आपने टोटल काम किया 50,000 का ओवर टाइम का, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आप रिव्यू कर रहे हैं क्वार्टरली, एक क्वार्टर खत्म हो गया, अब उसके बाद ये पेमेंट रिव्यू होगी और उसके बाद ही इसकी पेमेंट होगी। रिव्यू कब हो रहा है? ये रिव्यू हो रहा है लेट से अप्रैल में, इसका मतलब है अब जब मई में होगी ना पेमेंट, मई में, मार्च, अप्रैल में, अप्रैल में अप्रूव हो गया, अब इसकी पेमेंट कब होगी? मई में होगी, तो बात ठीक है, फिर बात सही है, पेमेंट यहां हो रही है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि इसको आपने रिव्यू भी बाद में किया, पेमेंट ही बाद में हो रही है। मसला कब होगा? मसला उस वक्त होगा जब पेमेंट पहले हो गई, ये पेमेंट पहले हो गई, और रिव्यू बाद में। हाँ, जनवरी की पेमेंट फेब में हो गई, फेब की पेमेंट मार्च में हो गई और मार्च की पेमेंट अप्रैल में हो गई। अब उसके बाद अप्रैल के अंदर बैठ के रिव्यू कर रहे हैं आप कि भाई ये 50,000 की पेमेंट क्यों हुई थी भाई, और इसको अप्रूवल, इसको इसको अब आप रिव्यू कर रहे हैं, तो भाई पेमेंट तो हो चुकी है। अब समझ आया? इसका मतलब है कि अगर पेमेंट भी बाद में हो रहा है, रिव्यू भी बाद में हो रहा है, तो मसला बिल्कुल ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट पहले हो रही है और रिव्यू बाद में हो रहा है, तो फिर ये मसला है। है। अब इसका जरा कंट्रोल पढ़ें जी, क्या कहता है? All overtime should be authorized by a responsible official before the payment is made to the relevant employee. The responsible official may be the individual line. The responsible official may be the individual line manager लाइन who मैनेजर, is जो likely इमीडिएट बॉस to था। have लाइन मैनेजर का मतलब होता है इमीडिएट बॉस। लाइन मैनेजर का मतलब है तुम्हारा इमीडिएट boss. बॉस। जी आगे चलें। बॉस Uh, who is likely to have more oversight of the individual. This authorization should be evidenced in writing. इन The राइटिंग finance डॉक्यूमेंटेड director होगा, should also डॉक्यूमेंटेड। आगे चलो। document it. The finance director should also review overtime work report on monthly basis prior to payment as a further. ठीक है, एज अ फर्दर ये जुमला के कट गया यहाँ पे आगे, ठीक है जी। हम इतना ही पॉइंट कवर करते हैं, फिर आप इसका आंसर देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। वो कह रहे हैं ऑल ओवर टाइम शुड बी ऑथराइज बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल बिफोर द पेमेंट इज मेड। इसका मतलब है ऑथराइजेशन पहले होगा, रिव्यू पहले होगा, पेमेंट बाद में होगी। बाद में होगी। भाई एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट जी। हम कह रहे हैं कि भाई ये पेमेंट जो है वो बाद में होगी और उसकी जो ऑथराइजेशन है वो पहले होगी। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल कौन होगा भाई? मे बी द इंडिविजुअल लाइन मैनेजर। अगर मेरा बॉस उस्मान है या मैं उस्मान का बॉस हूं, तो भाई जो ऑथराइजेशन होगी, जो ओवरटाइम के जो घंटे अप्रूव किए जाएंगे, वो कौन करेगा? वो मेरा इमीडिएट बॉस करेगा। बात समझ रहे हो? जिसके डिपार्टमेंट में मैंने काम किया जी। है, जो मेरा इमीडिएट बॉस होगा, जो मेरा लाइन मैनेजर होगा, मेरे घंटों की, ओवर टाइम के घंटों की अप्रूवल कौन करेगा? Budget boss. मेरा लाइन इमीडिएट मैनेजर बॉस करेगा लाइन मैनेजर। जी। जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं उसको पता है कि मैंने घंटे एक्चुअल में काम किए भी हैं या नहीं किए हैं। नहीं नहीं किए। और किए। ये जो अप्रूवल है ये जबानी कलामी नहीं होगी। दिस ऑथराइजेशन शुड बी एविडेंस इन राइटिंग। सर इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये है, सुन ले, तरीका सुन ले इसका। हाँ, इसका तरीका देखें। इसका तरीका मेरे दोस्तों ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने जनवरी के महीने में अगर 5,000 घंटे काम किए हैं,
तो जैसे ही महीना ख़त्म होगा ये 5,000 जो मैंने ओवर टाइम, सॉरी 5,000 ज़्यादा हो गए, मुनासिब कर लेते हैं, रुक जाए, ज़्यादा हो गई है, मेरे दिमाग में अमाउंट चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है जी, 50 कर लें भाई, 50 आवर्स। हजरात माजरत, मैं जज्बाती हो गया, मैंने दिमाग में चल रहा है 50 और मैंने लिख दिया 5,000। अकाउंटेंट का ये बड़ा मसला, अल्लाह माफ़ करे, नंबर ऐसे फेंकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो भाई हुआ ये कि जब मैंने जनवरी में 50 घंटे काम किए, जैसे ही महीना ख़त्म होगा ये 50 घंटों का जो ओवर टाइम है ये जाएगा पेरोल के पास। पेरोल वाले इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, इसकी कोई रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनने के बाद ये मेरे इमीडिएट बॉस को ईमेल हो जाएगा। ये मेरे इमीडिएट बॉस या जो मेरा लाइन मैनेजर है, क्या कहा, इमीडिएट बॉस और लाइन उसको मैनेजर। ईमेल कर दें आप कि जी साजिद साहब ने ये 50 घंटे काम किए, क्या आप इसको अप्रूव ऑथोराइज करते हैं, क्या आप इसको अप्रूव करते हैं भाई। जैसे ही मेरा बॉस जवाब दे देगा हाँ जी मैं अप्रूव करता हूँ, और ये हमारे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसके लिए बड़ी लेट शेडिंग चल रही थी, लिहाजा तमाम टीम ने बैठ के लेट शेडिंग की और काम किया है, तो ये अप्रूव्ड है, यस। जैसे ही ये यस हो जाएगा तो ये 50 घंटे मल्टीप्लाई बाय जो ओवर टाइम का रेट है प्लस नॉर्मल सैलरी, समझ आई बात। सपोज करें मेरी नॉर्मल सैलरी 1,00,000 रुपए, और जो ये घंटे हैं इनकी पेमेंट बनती है लेट से 25,000 रुपए, तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो गई भाई, 125। 125। 25। ये 125 का अमाउंट जो है ये फैब के पहले हफ्ते में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये सैलरी मेरे अकाउंट में आ गई, जिसमें नॉर्मल टाइम भी था, नॉर्मल सैलरी भी थी, और ओवर टाइम के घंटे भी आ गए। ये होती कहानी भाई। अब समझ आया, कुछ याद रहेगा भाई जिंदगी भर। जी। जी, अब चाहे तो दोबारा पढ़ लें ताकि आपकी लॉजिक मजीद क्लियर हो जाए। जी पढ़ लें ज़रा, अब पढ़ लें, मेरे समझाने के बाद पढ़ लें। All over, all overtime should be authorized by a responsible official before the payment is made to the relevant employee. The responsible official may be the individual line manager who is likely to have more oversight of the individual. This authorization should be evidence in writing. The finance director should also review overtime work report on monthly basis prior to payment as further. ठीक है जी, ये पॉइंट हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़रा ये हमने मुकम्मल किया। सवाल कौन सा था दोस्तों, ये था मार्च जून 25। बगैर को टाइम को ज़ाय किए हुए मैं जल्दी से अगला सवाल निकाल रहा हूँ ताकि पेरोल का जो मोमेंटम है वो जारी रहे। मैं सवाल निकाल रहा हूँ मार्च जून 24 का। कौन सा सवाल निकाल रहा हूँ दोस्तों, 8 जून 24। ये रहा जी, ये आ गया भाई। मार्च जून 24। हजरात हम आगे बढ़ रहे हैं और हम टीओसी का एक और सवाल देख रहे हैं, और हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं पेरोल साइकिल। ये पूरा सेशन जो है ये मैंने पेरोल पर डेडिकेट कर दिया है, ठीक है जी, क्योंकि पेरोल के सवाल बहुत सारे बनते हैं। पेरोल का सवाल या तो किसी साइकिल के साथ आ रहा है, और बहुत मरतबा पेरोल का सवाल अलग से आता है। जब पेरोल का फुल फ्लैज सवाल आता है तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है जी। आई होप बात समझ रहे हैं आप जी। मार्च जून 24, क्रॉस चेक कर लूँ जरा एक बार, एक मिनट लीजिएगा। हाँ जी, ये सवाल है जी, मार्च जून 24। ठीक है जरा जी, जरा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे भाई, एक मिनट। जी पढ़े। Uh, Point B. In respect of system of internal control of F company, identify and explain three direct control which the auditor may seek to place reliance on. Number two, describe a test of control the auditor should perform to assess if each of these direct control is operating effectively. जी The अब mark सवाल will be split डिफरेंट equally है, between each one. अब सवाल चेंज हो गया है। हम अब जी। तक सवाल में क्या देखते आ रहे थे, हम अब तक सवाल में देखते आ रहे थे भाई वीकनेस बताएं और कंट्रोल बताएं। इस सवाल में क्या आ गया, इस सवाल में कह रहे हैं कंट्रोल बताएं। कंट्रोल। हाँ, और खाली कंट्रोल बताना नहीं है। अब आज जिस तरह आप वीकनेस का इम्पैक्ट बताते थे उसी तरह अब आपने
कंट्रोल का भी कंट्रोल इम्पैक्ट बताना है, क्योंकि सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। सवाल दो, इसका आंसर दो कॉलम में दिया जाएगा। ये आएगा जी कंट्रोल, 1 मार्क, और ये आगे टीओसी 1 मार्क। समझ आया भाई? जी। एक पॉइंट कितना मार्क का हो गया? 2। कितने पॉइंट निकालने? 2, 3 2 3, 6। 6। समझ आया भाई? अच्छा, सवाल खत्म नहीं हुआ है, जरा चेक करें कि ये कितने मार्क्स हो गए, 4 और 6। 4, 6, 10, 10, 10, 10, ठीक है जी। 20। ये भी ऊपर वाला सवाल भी टीओसी का ही है भाई, अपना उसी टॉपिक का है, मतलब कंट्रोल से रिलेटेड है। डिफाइन है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये वहां दिया हुआ है। ये मेरे आइजा 315 के एंड्रॉइड में दिया हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो। आइजा 315 के हैंडआउट में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट सवाल टीओसी का नहीं, आई रिपीट, लेट मी क्लेरिफाई कि डायरेक्ट सवाल टीओसी का नहीं है, लेकिन कंट्रोल ही से रिलेटेड है, लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको टीओसी की मार्किंग स्कीम में मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसको एक्सक्लूड कर दें आप, ठीक है। ये सवाल आइजा 315 के मेरे हैंडआउट में दिया हुआ है कि बताएं कब एक डेफिशिएंसी जो है, कब एक डेफिशिएंसी जो है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाती है। आई रिपीट, क्या कहा? कब एक इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो आप एक काम करें, आप फिलहाल इसको 6 मार्क की ट्रीट कर लें भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। बहुत सारे बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, वो कंफ्यूज ना हो जाए। 6 ये रहे और 10 ये रहे, तो कितने मार्क का सवाल होगा टीओसी का भाई? 16। 16 मार्क का सवाल है। अब जरा ये पढ़ें, सी। Identify and explain 5 deficiencies in F company system of internal control and provide a control recommendation to address each of these deficiencies. इसका मतलब है इस सवाल को पढ़ते पढ़ते दो काम करने हैं, आपने कंट्रोल भी बताना है और आपने साथ में डेफिशिएंसी भी बतानी है भाईजान। इस तरह के सवाल में जी। कंसंट्रेशन लेवल डबल हो जाएगी, क्योंकि सवाल में मल्टीपल काम हो गए। समझ आ रही बात? सवाल में आपने कंट्रोल भी जी। बताना है पढ़ते पढ़ते, और उसी सवाल में आपने क्या बताना है? Deficiencies. जी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि एक लाइन में कंट्रोल दिया हुआ हो, और हो सकता है कि अगली लाइन में क्या दिया हुआ है? Deficiency. डेफिशिएंसी। तो अगर Weakness. आप पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर सवाल पढ़ते पढ़ते यहां वहां देखा गए, किसी और सोचों में चले गए, तो पॉइंट निकल गया हाथ से भाई, फिर पॉइंट हाथ से निकल जाएगा। जी। आई जी, सवाल पढ़ते हैं। आई होप कि अब आपको सवाल समझ भी आएगा इंशाल्लाह। जी, स्टार्ट। सवाल आए नहीं। एक मिनट, आया सवाल? जी सर। जी। It is 1st July 20x5. You are an audit supervisor of CN company preparing a draft audit program and reviewing extract from the internal control documentation in preparation for the audit of your client, F company. The company's year end is 30th September 20x5 and it is a wholesale food operator with 18 distribution and depots and one central warehouse. हाँ, इसको इसको हम इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिपोज है। डिपोज, डिपो बोलते हैं इसको, वेयर हाउस। ठीक है, Warehouse. वेयर हाउस। Payroll. हाँ जी, स्टार्ट। Payroll. F company employ distribution de- depot staff who are paid monthly based तुम on इसको पढ़ number दो, of तुम hours इसको पढ़ दो worked. डिपो। तुम टीम आगे अटक रहे हो, तुम अल्लाह का वास्ते डिपो पढ़ लो उसको, ठीक है? आगे चलो। हाँ। F company employ distribution depot staff who are paid monthly based on number of hours worked. Each employee has a each employee has a staff identity card which they use to sign in or out of the depot at the beginning and end of each shift to record their hour worked. And this process is supervised by security staff as well as CCTV cameras. Uh, the hours worked per employee are automatically transferred from the signing in system into the payroll system. The hours, the hourly wage rate is preset and the payroll system automatically calculates the gross and net pay along with relevant statutory deduction and produce a pay slip which is immediately emailed to the employee.
जी मैं जरा ये Access to पैराग्राफ एक बार employee दोबारा पढ़ना sending. चाहूंगा, बल्कि आप पहले पढ़ लें फिर मैं बाद में पढ़ता हूँ। आप पहले पढ़ लें जी, आप पहले पढ़ लें। Access to employee sending data in the payroll system is restricted to payroll manager through the use of password, which is the system required to be changed on monthly basis. Distribution depot employees are paid by bank transfer on monthly basis. The senior payroll manager reviews a list of bank payment and agree this to the payroll record. If any discrepancies are noted, these are investigated by a senior payroll manager who then makes a required adjustment uh, in the payroll records. जी अब मैं पढ़ लूँ अगर इजाजत हो तो। अब ये जो पूरा पेरोल का साइकिल दिया हुआ है, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो इतनी एफर्ट मैं और आप मिल के कर रहे हैं, ये आपको सवाल समझ आया? पहले ये बताएं मुझे आप लोग। जी सर। सही है जी, तमाम लोग जरा मुझे जवाब दें भाई, जो मैंने पेरोल पे इतनी एफर्ट लगाई है, क्या आपको समझ आया? ये साइकिल समझ आई आपको पेरोल की? यस सर। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ जी। जी जी। अच्छा, आपने दो काम करने हैं भाई, दो काम करने हैं आपने। आपने क्या बताना है? कंट्रोल प्लस Weakness. क्यूसी। दोनों काम करने हैं आपने। मैं पढ़ रहा हूँ, जरा साथ दीजिएगा मेरा। एफ कंपनी एम्प्लॉइज डिस्ट्रीब्यूशन डिपो स्टाफ हु आर पेड मंथली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। ईच एम्प्लॉय हैज अ स्टाफ आइडेंटिटी कार्ड which they use to sign in and out of the depot at the beginning and end of each shift to record their hours work, and this process is supervised by security staff as well as। CCTV सीसीटीवी। cameras. क्या ये कंट्रोल है भाई? यस क्या ये सर। कंट्रोल है? मुझे कंफर्म करें, क्या ये कंट्रोल है भाई? यस सर। आगे चलिए। ये बैकग्राउंड में जरा नॉइज आ रहा है, जरा देख लें प्लीज, थोड़ा सा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, चेक कर लें जी। The hours worked per employee are automatically transferred from the signing in system into the payroll system. The hourly wage rate is preset, and the payroll system automatically calculates the gross and net pay along with relevant statutory deductions and produces payslips which are immediately emailed to the employees। ठीक है जी, क्या क्या मसला लग रहा है मुझे बताएं जरा, क्या लग रहा है, क्या सर सीन लग यार, रहा है? बॉस के पास जानी चाहिए, एम्प्लॉय के पास नहीं। किसके पास जानी चाहिए? जो आपका जो इमीडिएट बॉस है, लाइन मैनेजर, उसके पास ईमेल जानी चाहिए। नो 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 नो, नो नहीं, ऑथराइजेशन, नो सेग्रीगेशन। जी क्या वीकनेस है भाई? सर मैनुअली चेक नहीं होगा। ऑथराइजेशन ऑफ वर्क नहीं, अप्रूवल नहीं हो रहा। डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय को रिसीव हो रही भाई है अभी हमने उसकी जो क्या भी पढ़ा था? सैलरी है विदाउट अप्रूवल्स। नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली चेक तो कर रहा है, उसके साथ सैंपल मैनुअल, बेसिस उसके साथ रिकैलकुलेशन जी शुड बी। जी जी, उसके साथ सैंपल बेस के ऊपर उसकी मैनुअल चेकिंग भी तो होनी चाहिए। वो पॉइंट मिसिंग था भाई इसके अंदर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी जी। जी समझ गए। और और क्या मसला बताएं जरा भाई जी। ये पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे जरा, यहाँ से पढ़ें, दावली वेज पढ़ें। The hourly wage rate is preset, and the payroll system is automatically calculate the gross and net pay along with relevant statutory deduction and produces pay slip which are immediately emailed to employees. हाँ, ये जो डायरेक्ट ईमेल जा रही ना पे स्लिप की, इस पे कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर सिस्टम की जो सैलरी अगर वो गलत हो गई तो एम्प्लॉय को गलत सैलरी चली आएगी। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि वो जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुई है, याद है ना पिछले सवाल में क्या पढ़ा था, कि कुछ सैंपल बेस के ऊपर आपने मैनुअल चेक करना है ताकि आप सिस्टम की वर्किंग को क्रॉस चेक कर लें कि जो मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं क्या वही सिस्टम की वर्किंग आ रही है। जो हम सैलरी कह रहे हैं कि जी मैनुअल वर्किंग में आनी चाहिए, क्या वही सिस्टम की वर्किंग आ रही है? वो चेक करने के बाद पे स्लिप बननी चाहिए। ये मसला है इसका ना। आगे चलें जी, नेक्स्ट। access जी to employee sending data in the payroll system is restricted to payroll manager through the use of password, which the system required to be changed on monthly basis. जी, एक्सेस टू एम्प्लॉय स्पेंडिंग कंट्रोल। डेटा इन द पेरोल सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड to payroll managers through the use of a password Use of which password. which the system requires to be changed on a monthly basis। क्या ये डेफिशिएंसी है या कंट्रोल लग रहा है भाई?
कंट्रोल। अरे कंट्रोल है भाई। कंट्रोल तो लग रहा है, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे चेंज करें, वो थोड़ा सा नहीं है वीकनेस पे जा रहा? अगर उसको हम नहीं नहीं नहीं, ऐसे बारीकी पे देखेंगे तो फंस जाएंगे। देखे ना, एक अच्छा तो ये देखेंगे सही, एक्सेस, एक्सेस जो दिया हुआ है किसको दिया हुआ है, ओनली। मैनेजर को, पेरोल मैनेजर को। ठीक है, सही है, तो ये पहला कंट्रोल हो गया। कंट्रोल आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो पासवर्ड है, ये ऐसा नहीं कि ताक़यामत वही है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे क्या हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पासवर्ड कब चेंज करेंगे। हर मंथली। महीने। तो अपेरेंटली ये कंट्रोल है भाई। ठीक है। सही है, अगर तुम ऐसे सोचोगे ना, ठीक हो तुम गया। बोलोगे सर वीकनेस ये है कि इट शुड बी चेंज ऑन अ वीकली बेसिस। अब सवाल में दिया हुआ हम्म, वीकली, फिर तुम बोलोगे सर वीकली दिया हुआ, इट शुड बी चेंज ऑन अ डेली बेसिस, तो फंस पर डे। जाओगे। जी सर, सही है। ठीक हो गया। तुम मंथली से लाए वीकली जी के सर। ऊपर, वीकली से लाए डेली के ऊपर, तो फिर तो सवाल का बन जाएगा पकौड़ा। जी आगे चलें। नेक्स्ट। Distri- Distribution depot employee are paid by bank transfer on monthly basis. The senior payroll manager review the list of bank payment and agree this to the payroll record. If any discrepancy are noted, these are investigated by senior payroll manager, who then makes the required adjustment in the payroll record. जी जरा दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। लैक ऑफ Distribution सेग्रीगेशन। depot जी जी ऐसा ही है, दोबारा पढ़ लें, जरा बात की बारीकी में चले आते हैं जी। Distribution depot employees are paid by bank transfer on monthly basis. The senior payroll manager review the list of bank payment and agree this to the payroll record. If any discrepancy are noted, these are investigated by senior payroll manager, who then makes the required adjustment in the payroll record. जी इसका मतलब यार, ये तो वही पॉइंट है जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझा था, याद आ रहा है। यस सर। ये तो वही पॉइंट है भाई। जो सीनियर पेरोल मैनेजर है ये रिव्यू भी कर रहा है, ये सिस्टम में जाके चेंज भी कर सकता है, और यही क्या कर रहा है, ये रिव्यू कर रहा है लिस्ट ऑफ बैंक पेमेंट। इसका मतलब है अगर ये चाहे तो ये 3-4 बंदे, फिक्टिशियस बंदे ऐड भी कर सकता है, 2 बंदे निकाल भी सकता है। और लिहाजा बहुत बड़ा यहाँ एक रिस्क ऑफ फ्रॉड मौजूद है, यहाँ बहुत बड़ा सेग्रीगेशन का मसला है। क्या बात समझ आ रही है। यस। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो दीज आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीनियर पेरोल मैनेजर, हु देन मेक्स द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन द पेरोल रिकॉर्ड। एडजस्टमेंट भी तू कर रहा है, रिव्यू भी भाई आप ही कर रहे हो, और जो बैंक को पेमेंट करनी है वो उसकी अप्रूवल भी आप ही दे रहे हो। लिखा है ना, रिव्यूज द लिस्ट ऑफ बैंक पेमेंट्स। ठीक है ना। जी इसका मतलब है कि भाई यहाँ बड़ा सीवियर किस्म का सेग्रीगेशन का मसला है। ठीक है जी। सवाल समझ आया भाई। मकसद था इस आज के सेशन का कि आपको सवाल समझ आए कि नहीं, आपको पेरोल साइकिल समझ आई कि नहीं है भाई, ये बताएं जरा। जी सर। अब एटलीस्ट ये नहीं हो सकता कि मेरे स्टूडेंट को ये ना पता चले कि पेरोल में हुआ क्या है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इस काबिल हो गए कि आपको पेरोल साइकिल का सवाल समझ आ जाए। आएगा भाई। चलिए जी, इसकी रिक्वायरमेंट हमने देख ली थी। तो एक काम करते हैं, टाइम को देखते हुए हम एक कंट्रोल का टीओसी देखते हैं और एक डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन देखते हैं। क्या ख्याल है, सही है भाई। फिर आप इसको कंप्लीट कवर कर लीजिएगा। सवाल कौन सा था भाई ये सवाल था मार्च जून 24 जी। मार्च। जी जी आप आ जाइए सवाल के ऊपर, आंसर पर आ जाए भाई। जी इसके आंसर पर आ जाए भाई। जी जी एक मिनट। जी भाई ये आ गया कंट्रोल। एक ये पहला वाला पॉइंट पढ़ लें। अच्छा कंट्रोल कितने मार्क का था, 6 मार्क का था, ऐसे ही था। जी सर। जी सर, 6 मार्क्स का वो तो और 10 मार्क्स का एक, डेफिशिएंसी। 2, 3, उसने 4 बताए, इनमें से 3 ठीक है, 3 बेस्ट अब एग्जामिनर पिक कर लेगा। याद रखिएगा एग्जामिनर के आंसर में ज़्यादा ही पॉइंट होता है, परेशान मत होइएगा। अगर मिसाल के तौर पे कहीं 4 पॉइंट है और एग्जामिनर के आंसर में 6 दिए हुए हैं, तो वो ज़्यादा ही देगा, ताकि हो सकता है किसी बच्चे का वो पॉइंट सही हो और किसी बच्चे का वो पॉइंट सही हो। तो आपने घबराना नहीं है भाई, ठीक है जी। इनमें से 3 पॉइंट वो पिक कर लेगा। पहला पॉइंट पढ़ लें भाई जी, स्टार्ट। Direct control. Distribution depot employee are issued with staff identity card, which record their artwork, and they are required to sign in and out of the factory. This process is supervised by security staff and CCTV cameras. This ensures that genuine employees are only paid for the work actually done, and reduce the risk of employee being paid but not completing their required hours. In addition, uh, due to the supervision and cameras, it is unlikely that
one employee could sign in on behalf of other employees. जी, distribution depot employees are issued with staff ID cards which record their hours worked, and they are required to be signed in and out of the factory. This process is supervised by security staff and CCTV कैमरा. ठीक है जी, ये आपने ले लिया 0.5 मार्क. ऐसा ही है भाई. अब जी सर. आपने ये तो आपने बताया कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन. अब आपने बताने से होगा क्या, समझ रहे हो बात को? ये जो पॉइंट था ये तो आपने सर. बताया ये कंट्रोल है. अब आपने बताना है कंट्रोल से क्या होगा. जैसे आप उसमें बता रहे थे, वीकनेस में बता रहे थे, याद आया कुछ? क्या आप वीकनेस का इम्पैक्ट बता रहे थे भाई, हाँ या ना? जी. उसी तरह जी यहां क्या बताएंगे आप? कंट्रोल का इम्पैक्ट. कंट्रोल का इम्पैक्ट. जी, this ensures that genuine employees are only paid for the work actually done and reduces the risk of employees being paid but not completing the required hours. क्योंकि आपने ज़रा टाइम इन टाइम आउट लगाया हुआ है, तो जो जितने घंटे काम करेगा उसको तो सैलरी मिलेगी. इन एडिशन, चूंकि वहां पर कैमरे लगे हुए सुपरविजन है, लिहाजा ये बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का कार्ड स्वैप कर ले या किसी दूसरे बंदे की अटेंडेंस मार्क कर मार्क ले. कर ले. दो नंबरी नहीं हो सकती भाई. समझ आया भाई? ये 0.5 मार्क ले लिया. अब टीओसी क्या है भाई? टीओसी इज बेसिकली व्हाट? टीओसी इज बेसिकली कायरो. बोले तो ऑडिट. प्रोसीजर. जी, पढ़े जी. Test of control. Observe the use of staff ID card by employee when entering the distribution depot and confirm that security staff are supervising the process. Review footage from CCTV cameras from the sample of depot to confirm the sign-in process is recorded and supervised by security staff. वो जुमले याद आ रहे हैं ऐसा 500 के? वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स. याद आ रहा है? वी ऑलवेज जी. ऑब्जर्व. याद आ रहा है? वी ऑलवेज ऑब्जर्व द प्रोसेस जी. बीइंग परफॉर्म बाय. Performed by तो others. भाई ये जो कंट्रोल है, ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे. भाई जब आईडी कार्ड लेकर बंदा आता है तो क्या वहां पर जो सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो कह रहा है ऑब्जर्व द यूज ऑफ स्टाफ आईडी कार्ड बाय एम्प्लॉइज व्हेन एंटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डिपो एंड कंफर्म दैट सिक्योरिटी स्टाफ आर सुपरवाइजिंग दैट प्रोसेस. क्या प्रोसेस था भाई? साइन इन करना है आपको. आपने साइन इन करना है, कैमरा भी लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है. अब वो कह रहा है भाई कि ठीक है, ये काम तो आपने कर लिया, साथ में हम क्या करेंगे, वो जो सीसीटीवी कैमरेज की रिकॉर्डिंग है उसको भी सैंपल बेस पे देख ले कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है नहीं हो रहा है. पढ़े जरा यहां से दोबारा रिव्यू. Review footage from CCTV cameras from sample of depot to confirm the sign-in process is recorded and supervised by security staff. हाँ, सीसीटीवी कैमरे का मकसद क्या है कि रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है. तो अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, जी. इसका मतलब है कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. भाई बात समझ गया, माशाल्लाह. अच्छा, एक पॉइंट और पढ़ लें, इसका टीओसी फिर आप पढ़ लीजिएगा, टाइम सेव कर रहा हूं. एक पॉइंट और पढ़ लें भाई जी. Access जी, access to employees sending data. Access to employees sending data in the payroll system is restricted to payroll manager through the use of password, which the system required to be changed on monthly basis. 0.5 As मार्क ले. access is restricted, जी, as access is restricted to authorized individual, and this is enforced by a password which is changed regularly, is prevent unauthorized access to sending data, reduce the likely of mistakes or unauthorized changes leading to fraud or incorrect payment of wages. अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हम समराइज कर देते हैं. वो कह रहा है एज एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज इंडिविजुअल्स एंड दिस इज एनफोर्स्ड बाय पासवर्ड विच इज चेंज रेगुलरली. इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज एक्सेस. अगर मैं इसको आसान करना चाहूं एज अ स्टूडेंट तो मैं क्या करूंगा? मैं ये पॉइंट ऐसे बना दूंगा, इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज एक्सेस, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ मिस्टेक्स और अनऑथराइज चेंजेस. यहां तक भी हो सकता है, पॉइंट चलेगा मेरा. मैं दोबारा बता रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं. इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ मिस्टेक्स और एनी अदर अनऑथराइज चेंजेस. मैं यहां का पॉइंट रोक सकता हूं क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब मैं अनऑथराइज कहता हूं ना तो फ्रॉड उसमें कवर हो जाता है. एक स्टूडेंट देखे ना, ये तो बड़ा परफेक्शन वाला आंसर है ना. हो सकता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस तरह ना लिख पाए. एग्री करते हो मेरी बात से?
बिल्कुल। हाँ सर जी, एक मिनट रुक जाए। तो आपका पॉइंट यूं कंप्लीट हो गया, as access is restricted to authorized individuals and this is also enforced by password change, so this will prevent unauthorized access, reducing the chances of mistakes or any other unauthorized changes to the payroll data। यूं करके खत्म। समझ आ रहा है? ये तो उसने परफेक्शन दिखाई हुई है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इतना लंबा पॉइंट ना लिख पाए। एग्री करते हैं भाई मेरी बात से, मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल। जी ठीक है जी। इसका टीओसी आप पढ़ लीजिएगा। आप आगे आ जाएं, एक डेफिशिएंसी पढ़ लें पेरोल की, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन हो गया जी। आई होप कि समझ आया होगा भाई जी। ये वाला पॉइंट पढ़ लें जी, स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, जी फर्स्ट पॉइंट पढ़ लें। कंट्रोल कंट्रोल deficiency. The monthly payroll calculation are the monthly payroll calculation are the monthly payroll calculation are automatically generated by payroll system and pay slip are produced. Therefore, there are no check performed on calculation. While an automated system is an effective way of reducing error, there is a possibility that the system error occur during the payroll process, which would not be identified. This could result in payroll being over or under calculated, leading to an additional payroll cost or loss of employee goodwill. हम क्या लिखेंगे? Inaccurate, incorrect. दिस could result in incorrect wages or payroll cost being recorded। एक ही बात है भाई, जी, ये अलग है। दिस could result in incorrect wages, this could result in incorrect wages payroll cost being recorded। ठीक है, प्लस नेगेटिव गुडविल for the company. फॉर द कंपनी। बस ठीक हो गई बात, मुनासिब हो गया। जरा पढ़ लो कंट्रोल क्या रिकमेंड करते हैं भाई हम। Control. A senior member of payroll team should sir पूरा आ नहीं रहा वो। एक मिनट एक मिनट, अब आ रहा है? सही है। A ठीक है। senior member of payroll team A senior member of payroll team should recalculate the gross net pay working for a sample of employee and compare the result to the output from the payroll system. This calculation should be signed as approved by the finance director before payment are made. हाँ क्या हुआ भाई? मिसाल के तौर पर जी हमने कहा उस्मान की जो सैलरी है वो हमारे मुताबिक बनती है लेट से 4.5 लाख रुपए, और सिस्टम की भी आ रही 4.5 लाख रुपए। ठीक है, एक बंदे का हमने काम कर लिया। साजिद साहब की सैलरी लेट से 5 लाख रुपए आ रही है हमारे मुताबिक, और सिस्टम के मुताबिक आ रही 5,15,000। अब ये आएगा मसला, ये वो है जो मैनुअल चेक कर रहे हैं, ये है जो ऑटोमेशन है। अब अगर इस तरह की मिस्टेक सामने आएंगी तो आपको इनकी वर्किंग दोबारा चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है सिस्टम कोई भंड मार रहा हो, तो सिस्टम की रिलायंस भी आउट हो जाएगी। तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि कहीं सिस्टम को भंड तो नहीं मार रहा है। तो ये मैनुअल है और ये ऑटोमेटेड सैलरी है, हम दोनों को चेक कर रहे हैं भाई। और ये जिस कागज पे चेकिंग हो रही है, जहां ये चेकिंग हो रही है, दिस कैलकुलेशन, ये सब सपोज करें ये वो कागज है, तो दिस कैलकुलेशन शुड बी साइंड। जो सीनियर बंदा इस काम को सुपरवाइज कर रहा है वो उस पर साइन ऑफ करेगा और फिर जाके पेमेंट होगी भाई। दिस कैलकुलेशन शुड बी साइंड एज अप्रूव बाय द एफडी बिफोर पेमेंट्स आर मेड। और पेमेंट कैसे हो रही थी भाई? पेमेंट का तरीकेकार वही था। क्या पेमेंट का तरीकेकार था, याद है Bank ना? transfer. जी हाँ, बैंक ट्रांसफर। अब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाऊं, वो कह रहे हैं दीज कैलकुलेशन शुड बी साइंड एज अप्रूव बाय द एफडी बिफोर द पेमेंट आर मेड। इसका मतलब है कि यहाँ तो एक एफडी का साइन हो गया। हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसी हो कि अब यहाँ से जब वो आगे जाएगा तो जो बैंक ट्रांसफर लिस्टिंग है, जो बंदा बैंक की पेमेंट को ऑथराइज करेगा, हो सकता है वो बंदा क्या हो, डिफरेंट हो। वन सेकेंड, एक और सेग्रीगेशन आ जाएगी। वो यहाँ कवर्ड नहीं, वैसे ही समझा रहा हूं आपको। जी, रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा। ये तो सैलरी का एक प्रोसेस है कि भाई आपने मैनुअल को ऑटोमेशन से चेक किया, और ये जो चेकिंग हो रही है इसको भी कोई बंदा साइन ऑफ करेगा।
साइन ऑफ के बाद एक और मरला है। वो मरला क्या है? वो मरला ये कि भाई वो जाएगा पेरोल के पास, वहां एक और अप्रूवल होगी, और जो पेरोल का हेड है या कोई फाइनेंस में एक और कोई बंदा है, वो बैंक ट्रांसफर लिस्टिंग को अप्रूव करेगा, ताकि वन सेकेंड सेग्रीगेशन हो। जो बंदा ये काम कर रहा है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो बंदा ये वाली अप्रूवल को वेरीफाई कर रहा है, अगर यही बंदा सैलरी की ट्रांसफर लिस्टिंग को भी अप्रूव करेगा, तो वंस अगेन एक और सेग्रीगेशन का मसला आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी जी। यस सर। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो अगर आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, चाहे तो पढ़ लें, खत्म करें, पढ़ लें, ये खाली ये वाला पॉइंट पढ़ लें जी, पढ़ लें जी, मुकम्मल कर लें। अभी आया नहीं है। अच्छा ठीक। The senior payroll manager review the bank transfer listing prior to authorization the payment and also amend the payroll record for any changes required. There is a lack of segregation of duty as it the payroll team which process the amount and the senior payroll manager who authorize payment. The senior payroll manager could fraudulently increase the amount to be paid to certain employee, process this payment and then amend the record. जी, क्या कह रहा है? द सीनियर पेरोल मैनेजर रिव्यूज द बैंक ट्रांसफर लिस्टिंग prior to authorizing the payment and also amends the payroll record for any changes required. There is a lack of segregation of duties as it is the payroll team which processes the amounts and the senior payroll manager who authorizes the payment. The senior payroll manager could fraudulently increase the amount to be paid to certain employees, process this payment and then amend the records. क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है भाई एक ही बंदा रिव्यू भी कर रहा है, वही बंदा उसमें एडलेस भी कर सकता है, वही जाके सिस्टम में छेड़खानी कर सकता है, और वही बंदा पेमेंट भी अप्रूव कर रहा है। कर रहा है। भाई ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। वंस अगेन एक और मैं आखिरी, बिफोर आई वाइंड अप द सेशन, जब आप एग्जामिनर का आंसर देखते हैं ना, तो आपको लगता है सर बहुत सारे लंबे लंबे पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये 3-3 4-4 लाइन के जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये आपने इससे घबराना नहीं है। आप जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा समराइज कर देंगे। समझ आ रही बात? जरा ये एग्जामिनर की बेंचमार्क ड्राफ्टिंग है, कोई भी स्टूडेंट इतना अच्छा इस तरह नहीं लिख सकता। हाँ, प्रैक्टिस से बेहतरी आ सकती है। अगर आप मुस्तकिल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बार बार ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह ऐसी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसी ड्राफ्टिंग देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि यार ये मैं कैसे लिखूंगा। भाई अगर आपने इसको समराइज करके भी लिख लिया और इसका मीनिंग वही निकलेगा, सेंस वही बनेगा, तो एग्जामिनर आपको इसके 0.5 मार्क देगा। दे देगा। भाई दे देगा। जी, हजरात समझ आए कुछ? उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन जो हमने डेडिकेटेड पीरियड में रखा था, आई होप कि आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे देंगे तो मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। भाई जी, कौन कौन था हमारे साथ? बच्चे कुछ कट गए। हसन है, उस्मान है, अब्दुल शाह है, अहद है, और अली अरसल हैं, कुरतलैन है, प्रवीण है, नगीन है, चंगेज़ बलोच। जी अगर मुझे फीडबैक दे दें जी 3-4 बच्चे कि ये मैंने डेडिकेट आज का जो टीओसी का सेशन था वो मैंने रखा ही पेरोल के ऊपर था, ताकि आप पेरोल साइकिल को मुकम्मल तौर पे समझ लें। तो अगर आप मुझे फीडबैक दे दें भाई थोड़ा सा प्लीज़। माजरत, मुझे काफ़ी ज़रा ईएनटी का प्रॉब्लम था, मेरी नाक जो ना बंद थी मुस्तकिल, और मैंने बड़ा गले पे ना फुल लोड दिया हुआ था। तो माजरत कि मेरा ईएनटी डिस्टर्ब था, तो पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है। जी उस्मान, फीडबैक दे दें बेटा थोड़ा सा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेशन था, बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। अच्छा सर, एक एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में था जी बताएं। कि ऐसे एक कंट्रोल है कि सीक्वेंशियली प्री नंबर हाँ होना चाहिए। जी जी। बहुत से क्वेश्चन में ना लिखा हुआ है सीक्वेंशियली नंबर। आपने अपने लेक्चर में बताया था सीक्वेंशियली नंबर जो है वो वीकनेस से कंट्रोल नहीं है। उसमें प्री नहीं आ रहा ना, मतलब 101, 102, 105 आ गया, 1034 बीच में नहीं आ रहा। तो वो बहुत सी क्वेश्चन के अंदर ना, अगर मैंने उसको एक क्वेश्चन में वीकनेस समझ के मैंने उतारा था, तो वहां पे ना भाई ने लिखा हुआ था वही कंट्रोल है। तो मैंने बोला सर अच्छा से कुछ पूछ लूंगा। अच्छा कुछ जगहों पर ना लिखा हुआ था सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड, और कुछ जगहों पर लिखा हुआ जी सीक्वेंशियली नंबर्ड। ठीक है, अब ये बहुत जी 19-20 का फर्क है। जी तो अगर आप एक डेफिशिएंसी जी नोट कर रहे हैं, लिखा हुआ है सीक्वेंशियली नंबर्ड, तो सीक्वेंशियली जी नंबर्ड को हम ट्रीट कर सकते हैं कि वो सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड है, और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं।
और अगर सवाल में आपने कंट्रोल पिक करना है, सवाल में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स आर सीक्वेंशियली नंबर्ड, तो हम उसको कंट्रोल ट्रीट कर जी सकते हैं। सही है, हम एग्जामिनर को ठीक है बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। ठीक ठीक है सर। जी, और कोई फीडबैक देना चाहेगा? अगर माइक ऑन कर लें भाई। जी, अब्दाल शाह, हसन। जी सर, सर बहुत इम्प्रेसिव था और बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्योंकि चले जब हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, जब अपना एग्जामिनर आंसर हम लोग चेक करते हैं, तो थोड़ा सा लैक होता है, 19-20 फायदा होता है। और चले, सर दूसरा जज़ाकल्लाह। आपसे मुझे एक सवाल ये पूछना था। जी सर एक सवाल और भी पूछना था आपसे कि हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे 12 डेज रह गए हैं तो क्या करें, कैसे अप्रोच उसको करेंगे कि सिलेबस एनकाउंटर हो जाए पूरा। देखें, आप मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर बैच मुझसे पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं? नाम मत लीजिएगा, मुझसे ही पढ़ रहे हैं कहीं और से पढ़ रहे हैं, ये बता दें। आपका ही हो, आपका ही हो। अच्छा ठीक है। देखें, उसूली तौर पे अगर 12 दिन बचे ना, तो सिलेबस या तो कंप्लीट हो जाना चाहिए या कंप्लीशन स्टेज पर होगा। तो बेसिकली इस वक्त तो ना रिवीजन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने टीओसी कवर किया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो अगर आपने टीओसी का टॉपिक कवर कर लिया है, तो अब आपको करना ये चाहिए कि आप रोज़ाना की बेस पर, ज़रा आप मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे ना, मल्टीपल आप चीज़ें देख रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप टीओसी का रोज़ाना अब से लेकर आखिर तक एक साइकिल का सवाल देख लें रोज़ाना की बेस के ऊपर। आज आपने सेल्स देख लिया, कल आपने परचेज देख लिया, उससे क्या होगा, आप रोज़ाना टीओसी रिवाइज भी कर रहे होंगे और आप डेली बेस के ऊपर एक साइकिल को रिवीजन के तौर पे कर रहे होंगे। या यूं भी कर सकते हैं, अगर मैं एक चीज़ ज़रा हेल्प कर दूं आपको, रुकिए ज़रा। ये स्क्रीन दिख रही है भाई? एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिएगा बस। तो भाई ने एक बात की, तो मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। बस एक मिनट ले लें, मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं। सवाल बड़ा अच्छा था आपका। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है भाई? नहीं सर, अभी नहीं देख रहे। जी, आ गई स्क्रीन? अब आ गई। हाँ। अब देखें, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ टीओसी की, ठीक है ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टीओसी, क्योंकि हमने आज टीओसी रिवाइज किया है। स्क्रीन दिख रही है भाई? जी हाँ। सेल साइकिल, पेरोल साइकिल, परचेज साइकिल, कैश एंड बैंक साइकिल, और कैपेक्स साइकिल, और इन्वेंट्री साइकिल। ऐसा ही है भाई? यही है भाई? जी अब मेरे हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट होता और अगर मुझे गाइडेंस चाहिए होती, तो मैं क्या करता, या मैं तैयारी कैसे करता, या मैं रिवाइज कैसे करता। अज्यूम करें कि मैं सारी साइकिल्स कवर कर चुका हूं, अब मैं रिवीजन फेज में जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करता, मैं रोजाना एक सवाल उठाता पास पेपर का, और मैं एक ऐसा सवाल करता जहां मैं रोजाना की बेस के ऊपर दो साइकिल्स को रिवाइज करता। सेल्स और परचेस डे 1, डे 2 पेरोल और कैश एंड बैंक, डे 3 कैपेक्स और इन्वेंट्री। इसका मतलब है कितने दिन में सारी साइकिल रिवाइज हो गई? 3 दिन। 3 दिन में। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप दिन में दो सवाल करें। एक सवाल करें कंप्लीट सेल्स का, और एक सवाल करें कंप्लीट परचेज साइकिल का। डे 1, डे 2 एक सवाल करें पेरोल का, और एक सवाल करें कैश एंड बैंक का, कंप्लीट। डे 1, डे 2, और डे 3 आ गया कैपेक्स और इन्वेंट्री साइकिल। समझ आ रही मेरी बात? इन्वेंटरी। ये इसका मतलब है, वन सेकेंड, ये भी 3 दिन में हो गया। डे 1, डे 2 और डे 3। एक ऑप्शन तो ये आपके पास, एक ऑप्शन और है, पूछो क्या, पूछो क्या। क्या? वो ऑप्शन ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि 3 दिन में मैं ओवरलोड हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि 3 दिन में मैं टीओसी से ओवरडोज हो जाऊंगा, तो एक काम करें, टाइम तो है आपके पास, आप फिर यूं कर लें। बताता हूं, रुकिए। आप फिर यूं कर लें, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7। और हमारी अजम्पशन ये है कि आप एक दिन में एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। दिन में 24 घंटे हैं आपके पास, आप टीओसी के अलावा कुछ और चीजें भी पढ़ रहे होंगे। ऐसा ही है ना भाई? अजम्पशन ये है। जी डे जी वन सर। हाँ, डे 1 सेल साइकिल, डे 2 पेरोल साइकिल, दो सवाल कर लें इसके आप, 2 क्वेश्चंस। परचेज साइकिल, दो सवाल। डे 3 कैश एंड बैंक साइकिल, एक सवाल, दो सवाल। इन्वेंट्री साइकिल, दो सवाल। कैपेक्स साइकिल,
नॉर्मली कैपेक्स साइकिल पर मुकम्मल सवाल नहीं होता है, नॉर्मली कैपेक्स साइकिल किसी साइकिल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, देख रहे हैं कितने सवाल कर सकते हैं आप। छठा, पेरोल, ये परचेज था, पेरोल साइकिल, इसके करें कम से कम 3 सवाल, ये खत्म हो गई साइकिल। क्यों? क्योंकि हमने कैश एंड बैंक में दोनों बातें ऐड कर ली, रिसीट और पेमेंट, तो हमने इसको एक ही साइकिल ट्रीट कर लिया। समझ आ रही मेरी बात? आप कितने दिन लगे भाई? 6 दिन। 6 दिन। 2 सवाल, 2 सवाल, कैश एंड बैंक 2 सवाल, इन्वेंट्री 2 सवाल, कैपेक्स 1 सवाल, बहुत काफी हो जाता है, पेरोल 3 सवाल करें, कितने सवाल होगा भाई? 12। 4, 6, 8, 9 और 3, कितने हो गए? 12। अच्छा, अब इस 12 का ब्रेकअप सुन लें। 6 सवाल आपने प्रॉपर सॉल्व करने टाइप करके, और 6 सवाल आप समझ के खाली आंसर देख लें, इसका टाइम सेव कर लें अपना, तो 12 साल कवर हो जाएंगे। रिपीट करें, मैंने क्या कहा? 6 सवाल प्रॉपर करें एग्जाम सिनेरियो की तरह टाइप करके विद ऑल दी प्रॉपर कॉलम्स, और 6 सवाल जो है वो रिवीजन के मकसद से डायरेक्ट आंसर देख लें। वंस यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसको अपने दिमाग में सॉल्व करें, और फिर आप क्या करें, फिर आप आंसर देख लें। समझ आया मैंने क्या कहा? जी। यस सर। वो जो 6 सवाल हैं वो आपने पढ़ के प्रॉपर सॉल्व करने हैं, और जो अगले 6 सवाल हैं जो मैंने आपको ब्रेकअप बनाया हुआ है, वो सवाल पढ़ें, दिमाग में आंसर सोचें, लॉजिक डेवलप करें, और फिर डायरेक्ट आंसर देख लें, अगर तो टाइम कम है तो। वरना तो 12 सवाल अगर लिख के कर लें तो क्या ही बात है भाई। लिख लिख के करने से मतलब है प्रॉपर टाइप करके। समझ आया भाई? यस इस सर। तरह थैंक यू। आप तमाम टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब हर बंदे के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। हो सकता है कुछ बच्चे 3 दिन में रिवाइज कर लें, हो सकता है कुछ 4 दिन में कर लें, हो सकता है किसी को 6 दिन लगे। तो आइडियल सिनेरियो आपको पता है, मैंने बता दिया कि अगर मैं आपकी जगह होता तो भाई मैं 3 दिन में टीओसी रिवाइज कर लेता, और मैं वो 3 दिन में खाली टीओसी ने नहीं पढ़ता, मेरे पास तो 24 घंटे हैं, मैं कितने घंटे पढ़ता टीओसी मेरे हिसाब से। अगर मैं ये अगर मैं इसको फॉलो करूं तो मेरे हिसाब से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे डेली, कितने? 3 से 4 घंटे। बस मेरे हिसाब से बहुत है ये टीओसी के लिए। 24 घंटे अल्लाह पाक ने दी, बड़ी बरकत होती है। सेल्स और परचेज साइकिल का सवाल पढ़ता, सॉल्व करता, लिख के चेक करता, 3-4 घंटे बहुत है भाई। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर करना है। समझ आ रहा है? जी सर। थैंक यू सर। एक मिनट जी, जज़ाकल्लाह जी हजरात, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप ज्वाइन करते हैं, आप टाइम निकालते हैं, और ज़ाहिर है मैं भी टाइम निकालता हूँ। ठीक है जी, और आपकी मोहब्बत है कि आप फीडबैक भी देते हैं और बात को समझते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सवाल किए, एक सवाल हमने पे रोल का अटेम्प्ट किया मार्च जून 25, और एक हमने अटेम्प्ट किया कौन सा सवाल, मार्च जून 24। आप एज अ टेस्ट आप एक काम करें, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, आप ट्राई करें सितंबर दिसंबर 24 को ना जी। आप एज अ टेस्ट जो है वो ट्राई करें एक और सवाल, जो कि है जनाब सितंबर दिसंबर 24। कौन सा? मुझे तबाह के मिल नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा मेरे, एक मिनट दीजिएगा। मार्च जून 24 तो हमने देख लिया जी। एक और सवाल है सितंबर दिसंबर 24 का, आई रिपीट, हमने देखा मार्च जून 25, हमने देखा मार्च जून 24, ऐसा ही है भाई? कंफर्म करो, हाँ ऐसा ही है। और सितंबर दिसंबर 24 में भी सवाल आएगा पेरोल का, उसको आप ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, तो इंशाल्लाह पेरोल साइकिल की तैयारी बहुत ही मुनासिब इंशाल्लाह हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अभी भी बहुत टाइम है, डोंट गिव अप, आखिर तक आपने एफर्ट करनी है, स्टे वेरी पॉजिटिव। लास्ट टाइम भी कहा था कि हार्ड वर्क व्हेन ब्लेंडेड विद पॉजिटिविटी, पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट, इंशाल्लाह इज बाउंड टू गिव पॉजिटिव रिजल्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।